आप सभी को नमस्कार। आज इस ऑनलाइन 26वीं बुधवार की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आप सभी थेरेपिस्ट का और संस्थान से जुड़े हुए सभी सम्माननीय सदस्यों का, WEC के सभी सदस्यों का, एपेक्स कमेटी के सभी सदस्यों का स्वागत, अभिनंदन है। संस्थान के संस्थापक सदस्य श्री श्याम सुंदर सराफ सर भी जुड़े हैं। आपको भी सर बहुत बहुत नमस्कार। और यह बुधवार की क्लास लंबे वर्षों से प्रयागराज संस्थान में ऑफलाइन फिजिकली चलती थी और जिसे हमारे प्रेरणा स्रोत आदरणीय श्री MP खेमका सर और वर्तमान अध्यक्ष आदरणीय श्री JP अग्रवाल सर क्लासेज लेते थे, जो सभी एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट के लिए काफी उपयोगी रहती थी। और जो भी संस्थान के द्वारा नया रिसर्च होता था वो सब कुछ इस क्लास के माध्यम से, साप्ताहिक क्लास के माध्यम से प्रत्येक बुधवार को शाम को ट्रीटमेंट कंप्लीट होने के बाद आयोजित होती थी, जो सबके लिए लाभप्रद थी। और अभी ये अगेन फरवरी महीने से ऑनलाइन मोड से यह क्लास आपके लिए आयोजित हो रही है, जिसे आदरणीय अग्रवाल सर निरंतर नया नया ज्ञान, शोध कार्य संस्थान द्वारा आप तक पहुंच रहा है। तो आज की क्लास विशेष है और यह आप पहले से परिचित हैं। डॉक्टर प्रकाश खेतान साहब हमारे बीच मौजूद हैं और आज की क्लास विशेष विषय पे आयोजित होगी, जो हृदय का संबंध हमारे नर्वस सिस्टम से, स्पाइनल कॉर्ड से किस तरह है। दैट इज द कोरिलेशन, हाउ इज द कोरिलेशन बिटवीन आवर हार्ट एंड स्पाइनल कॉर्ड। इस विशेष विषय पे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड और प्रख्यात न्यूरोसर्जन जो प्रयागराज में हैं वो क्लास लेने वाले हैं। और उसके बाद अग्रवाल सर आपके क्वेश्चन आंसर सेशन होगी बोलेंगे। तो क्लास आगे प्रारंभ हो इसके पूर्व हम चलते हैं एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान प्रयागराज के हेडक्वार्टर पे, मेट्रो रोड पे, जहां से प्रार्थना और ओमकार आयोजित होगी। आप सभी इस ओमकार और प्रार्थना में शामिल। नमस्कार। हम सभी अपनी स्पाइन को सीधी करेंगे। उसके बाद 3 बार ओम शब्द का पारायण करेंगे, फिर संस्थान की प्रार्थना को करेंगे। वह शक्ति हमें दो दयालु दे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जावे। वह शक्ति हमें दो दयालु दे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। हम दीन दुखी निबलों विकलों के सेवक बन संताप हरे, जो है बिछुड़े भूले भटके, उनको तारे खुद तर जावे। वह शक्ति हमें दो दयालु दे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। छल द्वेष दंभ पाखंड छोड़,
बुराई से निस दिन दूर रहे, जीवन हो शुद्ध सरल अपना, तुझे प्रेम सुधार से बरसावे, वह शक्ति हमें दो दयालु है, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे, निज आने माने मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे, जिस देव भूमि में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जावे, वह शक्ति हमें दो दयालु है, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जावे, वह शक्ति हमें दो दयालु है। बहुत बहुत धन्यवाद रीता पांडे जी और अंशु अग्रवाल जी ओमकार और प्रार्थना के लिए। तो आइए आज की क्लास के लिए आमंत्रित करते हैं प्रख्यात न्यूरोसर्जन और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड धारी श्री डॉक्टर प्रकाश खेतान साहब। आवाज नहीं आ रही। Thank you, Anil ji, for inviting me to deliver a lecture online. And it is very nice to see we are again on the same platform to start our Wednesday lecture. And thank you to all the Ecopressor team, directors, sir, Dr. J.P. Agarwal, sir, giving me opportunity to deliver a lecture on a very newer aspect, innervation and nervous system correlation of heart. First, we would like to discuss with you what is the position of heart. Generally, heart is situated on the left side. We all know it. If it is situated on the right side, then we call it dextrocardia. Heart is situated dextrocardia. If it is on right side, then we call it dextrocardia. There are various congenital anomalies, जैसे patent ductus arteriosus, single atrium, 3 chambers. Usually our heart has 4 chambers, 2 atria and 2 ventricle. But in the course of evolution, we have started with the 2 chambers, like in the fish. In vertebrates, we have in course of evolution, it started from fish, in which 2 chambers, then in reptiles and frogs, 3 chambers, and gradually it is converted into 4 chambers in birds and mammals. Being a mammal, we have a 4. एक सेकंड सर, मैं आपसे निवेदन और स्वागत करूंगा। सर, मैं जेपी अग्रवाल बोल रहा हूँ। सर, आपका हृदय से सभी पार्टिसिपेंट्स की तरफ से स्वागत है। 3 चैनल पे हैं, नेशनल चैनल जिसमें ऑलरेडी Q400 जुड़ चुके हैं, और फेसबुक और यूट्यूब पे, और सब हमने अवसर नहीं दिया। ये हमारे लिए स्वयं अवसर है कि आपने इतने व्यस्तम समय से, मैं जानता हूं कि आप घर में भी किसी से बात नहीं कर पाते, पूरी भीड़ लगी रहती है, और उसमें से जो आप समय दे रहे हैं और ऐसे विषय पे जो कि इंटीग्रेटिव अप्रोच के लिए और आप जैसे सेलिब्रिटी के लिए हमारे पास शब्द नहीं है कि मैं आपके लिए कुछ कह सकूं। एक अंत में निवेदन यह है कि इसमें हिंदी अंग्रेजी में अगर मिक्स करके आप अपना व्याख्यान देंगे तो हमारे सभी साथियों के लिए। हिंदी में बोले सर? नहीं, मिक्स करके, मिक्स कर सभी जी।
बहुत बहुत बेसिकली आभार जो आपका। और हमारे हार्ट की पोजीशन होती है वो लेफ्ट साइड में होती है। वी ऑल नो कि जब भी कोई दिक्कत होती है तो हम लोग लेफ्ट साइड को हार्ट को टच करते हैं। वंस इन सम congenital anomaly from birth, it is situated in the right side. In many cases we have seen it is situated on the right side. We called it dextrocardia. And in some time during embryology, development of fetus in mother's womb, माँ के गर्भ में जब बच्चा पलता है तो कभी कभी सारे ऑर्गन्स जो लेफ्ट के ऑर्गन होते हैं वो राइट में चले जाते हैं, वो साइटस इनवर्सस बोलते हैं, माने पूरी पोजीशन ही डिफरेंट हो जाए। उस समय अगर आप हार्ट की बीट को फील करेंगे या कोई मरमर देखने का प्रयास करेंगे, कोई सिस्टोलिक मरमर, डायस्टोलिक मरमर या पैनसिस्टोलिक मरमर, तो वो आपको लेफ्ट साइड में नहीं सुनाई देगी। वो एक सिंपल ऑस्कल्टेशन से आपको ये पता चल जाता है कि हार्ट राइट साइड में है। वो तो बहुत कम केसेज में होते हैं। तो पहले हम ये देखेंगे कि हार्ट की पोजीशन कहाँ है शरीर में। नॉर्मली, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द वेरिएंट, नॉर्मल वेरिएंट, नॉर्मली ये लेफ्ट साइड में होता है और ये कुछ पर्टिकुलर इंटरकॉस्टल स्पेस में होता है। जस्ट सी, आई एम शोइंग द डायग्राम। इट इज स्टार्टिंग ऑन द लेफ्ट साइड, इट इज स्टर्नम, जस्ट सी इट। इफ यू हैव टू ऑपरेट हार्ट, so you have to cut this sternum from here, manubrium sterni, to the body of the, we cut body of the sternum and go below it and we cut it, and then we open the heart. Heart is situated just behind the sternum. You see the sternum is a very solid structure. We cut it with the saw, very heavy saw, and then we reach to the heart. Just see, it is started at second intercostal space. We have a very important role of second intercostal space. There is a very significant anatomical changes in the body at the level of second intercostal space. Simultaneously, it has also, heart is also started here, and just see the position of the heart. This is the position of the heart. It is very significant. It has a very, sir, इसका एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है सर ये पोजीशन जानने का। क्यों? क्योंकि जब कभी कोई कार्डियक अरेस्ट होता है या कभी आपको इंट्रा कार्डियक एड्रेनालिन देनी होती है तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि हार्ट की पोजीशन क्या है, कहाँ है। रिसेंटली फ्यू डेज बैक हम लोग एक मेनिंजियोमा किए थे सर ऑपरेट। बहुत बड़ा मेनिंजियोमा था, फ्रंटो टेम्पोरोपेराइटल। तो मेनिंजियोमा करने के बाद थोड़ी सी उसको बाद में दिक्कत हुई तो उसको रीडू सर्जरी करनी पड़ी। जब दोबारा हम लोगों ने सर्जरी की तो यहाँ पे सब क्लेविन वेन में एक सेंट्रल लाइन हम लोग डालते हैं सर, सेंट्रल लाइन यहाँ डली हुई थी। तो यहाँ से जब बेहोशी की दवा दी गई तो वो साथ सीधे हार्ट में गई और बच्चे का अरेस्ट हो गया सर ओटी में। एंड ही वाज पल्सलेस, बीपी लेस, और फॉर्चुनेटली हम लोग ट्यूब डाल रखे थे, नेजोटेकल इंट्यूबेशन कर रखे थे। तो हम 5-6 लोग थे ओटी में। हम लोगों ने इसी पोजीशन पे उसे बहुत कार्डियक मसाज तो आप जानते होंगे करने का प्रयास किया, लेकिन वो रिवाइव नहीं हुआ। एक समय लगा कि हम लोग उसको खो दिए। तो हम लोग के पास एक आखिरी विकल्प होता है जब हम इंट्राकार्डियक एड्रेनालिन देते हैं। इंट्राकार्डियक एड्रेनालिन हम इंटरकोस्टल स्पेस में देते हैं। इट इज एनाटॉमिकल लैंडमार्क, आपको मालूम होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट लैंडमार्क होता है। जैसे हम लोगों ने इंट्राकार्डियक एड्रेनालिन दिया, देने के बाद फिर उसको कार्डियक मसाज किया, वो बच्चा सौभाग्य से रिवाइव हो गया। तो यू हैव टू नो व्हाट इज द पोजीशन ऑफ हार्ट इन योर बॉडी। इट हैज एग्जैक्ट एनाटॉमिकल लोकेशन and an anatomical landmark. It started from certain intercostal space. It lies over the diaphragm and it just crosses the sternum on the right side. You have to put the injection here in second intercostal space, or in some cases in fifth intercostal space. When heart goes in asystole, means a patient, if patient get cardiac arrest in which heart is not pumping, then it is very difficult to give the intracardiac adrenaline because the position is changed. So therefore, it is very important in case of our knowledge before starting anything about the heart. We should know the position of the heart and what is the abnormalities of the heart. We should also know what is cyanosis, why the cyanosis developed from here, what is purified blood, what is unpurified blood.
how what heart developed, और इन उत्पत्ति के दौरान, मानव की उत्पत्ति के दौरान जो हम मैमल्स में हैं, होमो सैपियंस हैं, उनमें हार्ट 4 चैम्बर कैसे हुआ। आप अभी भी मछलियों में अगर देखिएगा, जो वर्टिब्रेट्स होते हैं उनमें 2 चैम्बर के हार्ट्स होते हैं। फ्रॉग्स में, रेप्टाइल, सांप में, मगरमच्छ में, इन सब में आपको 3 चैम्बर के हार्ट होते हैं, जबकि बर्ड्स में और मैमल्स में ये 4 चैम्बर के हार्ट होते हैं। तो 4 चैम्बर का मतलब 2 आर्टरी और 2 वेंट्रिकल। अब now the main question and main topic allotted by sir to me to deliver a lecture on the what is the role of pain. Is it having a independent control body? Is it separated from brain? Since we have introduced pacemaker few years back, we have introduced pacemaker. We regulate the heart rate with a artificial device, put it on the heart surface, and with it we are regulating its tachycardia, bradycardia, and accordingly we regulate it. In 1967, when Christian Barnard when transplanted heart, he has made an artificial heart. Can you ever imagine? He has made an artificial heart and he has transplanted heart in human body. And her lady, that lady, वो औरत करीब 3 से 5 साल तक सर जिंदा रही और उन्होंने एक आर्टिफिशियल हार्ट प्रत्यारोपित किया। कोई भी चीज अगर आर्टिफिशियल प्रत्यारोपित होती है तो इसका मतलब है कि अगर हम उसकी सारी नर्व्स भी काट दें तब भी उसका कोरिलेशन कहीं और से नहीं है। जैसे आप लीवर का ट्रांसप्लांट करते हैं, जब लीवर का ट्रांसप्लांट आजकल कॉमन है, लंग्स का आपने देखा कोविड में ट्रांसप्लांट होता है, ऐसा नहीं, लंग्स भी हमारी वैगस नर्व से, फ्रेनिक नर्व से इनर्वेटेड होती है, तो नर्व्स को जोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। नर्व्स को जोड़ के कोई जरूरी नहीं है कि उसमें दोबारा ग्रोथ हो ही जाए। उसी तरह जब हम हार्ट को ट्रांसप्लांट करते हैं, नाउ ट्रांसप्लांटेशन ऑफ हार्ट इज अ वेरी कॉमन ऑपरेशन। इट इज परफॉर्म्ड इन अ रूटीन मैनर। यू गेट अ न्यू हार्ट। बोलते थे ना पहले कि भाई तुम्हारा हृदय जिंदा हो गया, नया हो गया। हम लोग नया हृदय लगाते हैं। जब नया हृदय लगाते हैं तो हम आर्टरी को माने काटते हैं, उसकी वेन्स को काटते हैं और हम उसके पाथवे, नर्व पाथवे भी कटेंगे, नर्व पाथवे जुड़ते नहीं। तो उसी के मेन टाइम में वैज्ञानिकों ने सोचा कि भाई कोई, जब हम हार्ट ट्रांसप्लांट करते हैं तो निश्चित उस ऑर्गन का अपना इंडिपेंडेंट कुछ सिस्टम होगा। उस समय तो आपकी वैगस नर्व भी कट गई, आपकी फ्रेनिक नर्व भी कट गई, आपके एक्सट्री कोलिनेडेनेलिन के सारे पाथवे कट गए। फिर वो कैसे जुड़ते हैं, कब जुड़ते हैं, रीइनर्वेशन कैसे होता है। तो 1991 में एक वैज्ञानिक ने बोला कि भाई हार्ट के पास अपना इंट्रिंसिक नर्वस सिस्टम होता है, इट हैज ओन नर्वस सिस्टम। मैं सर एक चीज बताऊं, हमारे शरीर के जितने ऑर्गन होते हैं ना सर, ये बड़े समझदार होते हैं सर। ऐसा नहीं कि ये बहुत एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। जैसे हमारा लीवर इतना समझदार ऑर्गन है, लीवर के अगर हम सर्जिकल लोब की बात करें तो कई सर्जिकल लोब होते हैं। और आप विश्वास मानिएगा, लीवर इतना समझदार ऑर्गन है कि छोटा सा लीवर का पोर्शन अगर हम ट्रांसप्लांट कर दें तो पूरा लीवर का काम करता है। और लीवर का ट्रांसप्लांटेशन आजकल कितना हो रहा है आप देखिए। लंग्स का ट्रांसप्लांटेशन शुरू हो गया, ब्रेन का बस ट्रांसप्लांटेशन भगवान शिव के बाद कोई नहीं कर पाया। ब्रेन का ट्रांसप्लांटेशन होना है और उसमें दिक्कत, सबसे बड़ी बाधा ये आ रही है कि हमारी स्पाइनल कॉर्ड कट जाती है सर। और एक बार स्पाइनल कॉर्ड कट गई तो उसको रिवाइव करना बड़ा मुश्किल है। हम यहाँ से कैरोटिड आर्टरी को भी जोड़ लेंगे, हम वेन्स को भी जोड़ लेंगे, हम जितने, अगर यहाँ से कोई काट के हम ट्रांसप्लांट करते हैं किसी गर्दन से काट के, तो यहाँ पे जितने वाइटल स्ट्रक्चर हम सब जोड़ सकते हैं सर। हम हड्डी को प्लेट लगा के जोड़ सकते हैं, सारा कुछ। लेकिन सर स्पाइनल कॉर्ड एक बार कट जाती है तो फिर वो जोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। और हमारे पास ब्रेन की इस्कीमिया के लिए सिर्फ 5 मिनट का समय मिलता है सर। ये कहा जाता है कि अगर 5 मिनट में ब्रेन में ब्लड नहीं पहुंचा तो ब्रेन डेड हो जाता है। अच्छा, जब हम हार्ट की ओपन हार्ट सर्जरी करते हैं तो हम क्या करते हैं सर कि एक आर्टिफिशियल सिस्टम पे पूरे ब्लड की मैकेनिज्म को रखते हैं सर, प्यूरिफाइड और अनप्यूरिफाइड ब्लड। हार्ट अपने ओन पेस मेकर से हार्ट धड़कता रहता है और हम उस पर ऑपरेशन करते रहते हैं। जैसे माइट्रल वाल्व स्टेनोसिस है, एट्रियल वाल्व स्टेनोसिस है,
या सेप्टम की डिफेक्ट है, एट एचडी है, वीएचडी है, वीएचडी एचडी बहुत कॉमन है सर। तो उसमें हम बाईपास करते हैं कि भाई हार्ट ब्रेन को ब्लड का सर्कुलेशन मिलता रहे, हमें उसमें भी दिक्कत नहीं है सर। हम उस सिस्टम को बाईपास करके ब्रेन को उस दौरान हम सप्लाई भी दे सकते हैं, हम ब्लड की सप्लाई भी दे सकते हैं सर। और इस दिशा में बड़े सिंसियर काम हो रहे हैं सर। लेकिन हम स्पाइनल कॉर्ड के कारण, क्योंकि हम जहां भी काटेंगे गर्दन को, काट के जब नया गर्दन लगाएंगे सर, किसी जैसे भगवान ने गणेश जी का जब ट्रांसप्लांट किया तो किसी पशु का लगा दिया सर। ये देखिएगा एक दिन ये परिकल्पना साकार होगी, एकदम सत्य वचन है। साकार इसलिए होगी, जब पुष्पक विमान हो सकता है तो ये होगी सर। जरूर कुछ ना कुछ हमें रास्ता मिलेगा, चाहे वो स्टेम सेल से मिले या हमें किसी और पाथवे से मिले, या कोई ऐसी न्यूअर ग्रोथ सेल्स हो, या कोई जेनेटिक थेरेपी हो, जिससे हम जो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी या स्पाइनल कॉर्ड उसको बचा सकते हो। तो ब्रेन का ट्रांसप्लांट तो सबसे आसान है सर। इसमें करना क्या है सर, बस 2 आर्टरी या 2 वेन उसको जोड़ना है, हड्डी तो वैसे ही काट के जोड़ दी जाएगी सर, और बचा ही क्या सर। तो जब वैज्ञानिकों ने सर ये देखा कि भाई हम हर ऑर्गन को ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, दूसरे मानव के दूसरे शरीर से ऑर्गन लेके जब लगा दे रहे हैं, तो फिर ब्रेन का रोल ही क्या है। जब आप एक तरफ बोलते हैं कि नर्व री-इनर्वेट नहीं होती, तो इसी क्रम में सर डिस्कवरी हुई, और डिस्कवरी में पाया गया इट वाज अ मेजर ब्रेक थ्रू। और ये सर एक मेजर ब्रेक थ्रू था हमारे मॉडर्न साइंस के लिए, कि जैसे आप बोलते हैं कि सडन कार्डियक अरेस्ट हो गया, जैसे सडन कार्डियक, आप इमोशनल हो गए, कोई खबर सुने और अचानक से आपकी ब्रेडिकार्डिया हुआ और आपको कार्डियक अरेस्ट हो गया। कार्डियक अरेस्ट होते आप खत्म हो गए सर, you lost your heartbeats and simultaneously the pumping mechanism, and later on आपकी ब्लड की सप्लाई खत्म हो गई 5 मिनट में और आप खत्म हो गए सर। तो वो चीज बहुत दिनों से हो रही थी। तो जैसा आप स्लाइड पे देख रहे हैं कि कैसे लिटिल ब्रेन किसको बोलते हैं, सिग्नल्स कहाँ से आते हैं। ये भी एक क्वेश्चन है कि अगर ब्रेन काट के ट्रांसप्लांट किया गया है तो नर्व को आप बोलते हैं कि न्यूरॉन्स इनर्वेट नहीं होते, माने रीजनरेट नहीं होते, हम ये बोलते हैं। अगर रीजनरेट नहीं होते तो फिर उस ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन में एसिटिलकोलिन और एड्रेनालिन कहाँ से आती। मेडिकल साइंस को भी बहुत सारे सवालों का जवाब देना है सर, और वो जवाब धीरे धीरे आप एक होलिस्टिक ट्रीटमेंट के माध्यम से आप भी सर किसी न किसी वैज्ञानिक धरातल पे दे रहे हैं, और उसको भी मैं व्याख्या करूंगा सर। The heart has a little brain और intrinsic cardio nervous system। मैं समझ रहा हूं कि आपको अब इस बात में दिलचस्पी आने लगी होगी कि हाँ भाई, हार्ट का एक अपना ओन मैकेनिज्म है। It has its own nervous system, it has its own pacemaker, it has its own regulatory capacity। and जैसे रामधारी सिंह दिनकर बोलते हैं, जब कर्ण रश्मि रथ में जब कर्ण के बारे में बोलते हैं कि दुर्योधन हृदय से दे न सका, 5 ग्राम भी ले न सका, जो पांडव मांग रहे थे 5 ग्राम को, तो हृदय की व्याख्या ना सर हमारे साहित्यकारों ने हार्ट और ब्रेन और हृदय को एक अलग अलग माना। तुमने हृदय में बसा लिया भाई, तुमने दिमाग में नहीं बसाया, तुमने हृदय में बसा लिया। तो ये जो पौराणिक चीजें थी सर, अगर कुछ बोला गया तो उसका कुछ मतलब है सर। उसी मतलब की व्याख्या आर्मोर साहब ने 1991 में की कि हार्ट को ब्रेन से कोई मतलब नहीं है और इसका अपना इंट्रिंसिक सिस्टम है जो ब्रेन को कोऑर्डिनेट करके काम करता है। नाउ सी दी नेक्स्ट स्लाइड। आगे की रिसर्च सर, जैसे हम लोग पेन पाथवे देखते हैं तो लैटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक, वेंट्रल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक, जो हमारे पेन के पाथवे होते हैं जो ब्रेन में जाते हैं थैलेमस में, वो हमारे पेन के पाथवे होते हैं, सेंसरी पाथवे होते हैं। हमारे सेंसरी पाथवे को उन्होंने डिमॉन्स्ट्रेट किया कि भाई पेन का परसेप्शन बगैर सेंसरी पाथवे के नहीं हो सकता, बगैर रिसेप्टर्स के नहीं हो सकता। लेकिन फिर इन्होंने बोला कि भाई नहीं, अलग चीज है भाई, पेन एक इंडिपेंडेंट हार्ट से जनरेट हो सकता है। जब आप इसको लिटिल ब्रेन बोल रहे हैं, एंड यू आर ऑल्सो सेइंग इट इज नॉट जस्ट अ पंप, ये कोई
पंप नहीं है, ये एक अपने आप में एक होल इंडिपेंडेंट सिस्टम है जो आपके इमोशंस को, आपके कॉग्निटिव बिहेवियर को, आपके सब चीजों को कोरिलेट करके आपकी हार्ट बीट को बढ़ाता घटाता है। इसी से सर ईसीजी का फिर निर्माण हुआ। डिपोलराइजेशन, पोलराइजेशन सर, PQRS कॉम्प्लेक्स आए सर, T वेव्स आए, फिर सर SA नोड आया, साइनोएट्रियल नोड। जब सर साइनोएट्रियल नोड की डिस्कवरी हुई तो वहां देखा गया कि दैट इज अ बंच ऑफ नर्व्स देयर। फिर वो देखा गया कि भाई अगर उसको हम स्टिमुलेट करते हैं तो ये तो जैसे हम स्टिमुलेट करते हैं वैसे हार्ट रेट बढ़ता है, घटता है, एरिथमियाज होने लगते हैं हार्ट में। तो सर वहां से शुरुआत हुई कि ये मानने की कि हार्ट एक इंडिपेंडेंट ऑर्गन है और ये भी कुछ दिमाग रखता है। ये हमारे दूसरे दिमाग पे बहुत डिपेंडेंट नहीं होता, इसका अपना भी दिमाग। ज्यादा सोचने पे, सब चीज पे हार्ट की पल्स रेट कोई जरूरी नहीं है कि जब दिमाग पे जाए इम्पल्स तभी उसकी पल्स रेट घटे। तो नाउ हार्ट इज प्रोबेबली अ की मॉडरेटर ऑफ पेन। तो ये सर पूरी व्याख्या ही चेंज हो गई। कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट जो हमारे फाइबर्स को नीचे आके हमें चलाते हैं, लैटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट, वेंट्रल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। Now we are seeing the different feedback techniques. Just see, it is very interesting, sir. Now see heart-brain communication. As you see, the medulla oblongata, brainstem have three parts: midbrain, pons, and medulla. Medulla makes the fourth ventricle of floor of fourth ventricle, where CSF जहां पे रहता है उसी के फ्लोर पे मेडुला होता है सर। तो सर तो बिना ऑपरेशन के ट्यूमर की सर्जरी करते हैं और सर ज्यादा सक्सेसफुल हैं इस जंक्शन पे। हम लोग सर कार्ल जाइस का करीब 50 लाख का माइक्रोस्कोप लगा के टीलोविलल अप्रोच से सर जहाँ पे सेरिब्रल आर्टरी होती है उनको बचाते हुए, और वर्टिब्रल आर्टरी जाके बाइफरकेट होती है, उन सबको बचाते हुए हम मेडुला पे जाते हैं, मेडुला के पिरामिड्स पे जाते हैं, भगवान से मनाते रहते हैं कि भाई ट्यूमर निकल जाए, मेडुला को हम टच न करें। हमारे सर हैं JP अग्रवाल सर, जिन्होंने मेडुला ऑब्लोंगेटा के लड़के को कैसे ठीक किया 2012 से। मैं एक तरह से उनका भक्त हो गया सर। और आज मैंने अनायास ही जब मैं मेडुला पे पहुंचता हूं या मेडुला की बात करता हूं मुझे वो लड़का याद आ जाता है। एक सर चिकित्सा विज्ञान के लिए चमत्कार है कि कैसे जिस ट्यूमर को हम नहीं निकाल पाते और जो हम सोचते हैं कि इनऑपरेबल है, अगर वो बच्चा आज भी जिंदा है तो ये बड़े डिस्कशन का, it is a topic of discussion, it is a topic of challenge to whole world sir, कि मैंने कौन सी ऐसी पैथोफिजियोलॉजी है जो ट्यूमर को नेक्रोस कर रही है। सर आजकल करते हैं क्या सर? सर मैं इस विषय में आपको बोलना चाहूंगा, आजकल थ्रोम्बोएम्बोलाइजेशन करते हैं सर। आजकल फीमोरल आर्टरी से हम ऊपर जाते हैं सर, फीमोरल आर्टरी से जाके ऊपर जाके कोई भी पतली आर्टरी हो सर, उस ट्यूमर के हम ट्यूमर बेड में चले जाते हैं और ट्यूमर बेड के जो फीडर्स है हम फीडर को ब्लॉक कर देते हैं सर। जैसे अभी एक हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा था सर, तो उसमें डॉक्टर फड़के बहुत ही मैंने इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट हैं, तो उन्होंने क्या किया सर कि उसको डॉक्टर फड़के ने जाके लीवर की जितनी ट्यूमर को सप्लाई कर रही थी वेसल्स उसको उन्होंने ब्लॉक कर दिया। ब्लॉक किया तो क्या भाई, जब आपको ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी तो धीरे धीरे ट्यूमर नेक्रोस हो जाता है, और एक बार ट्यूमर नेक्रोस हो जाता है तो क्या तो मैक्रोफेज के द्वारा इंगल्फ कर लिया जाता है या फिर उसको हम निकालना ऑपरेशन के द्वारा बहुत आसान होता है, क्योंकि उसकी एक मार्किंग हो जाती है, ब्लड की कोई सप्लाई नहीं होती। सर आपके प्रेशर में किसी तरह क्या तो थ्रोम्बोएम्बोलाइजेशन हो रहा है। सर इस थ्योरी को बहुत ही आपके मंच पे आपके साथ के बहुत ही लोग हैं जो एलोपैथ से भी जुड़े हुए हैं, हमें इस चीज को प्रूव करना है सर। कोई 8 साल तक मेडुला ऑब्लोंगेटा का जहाँ पे कार्डियो रेगुलेटरी सेंटर होते हैं, जहां से हम हार्ट को रेगुलेट करते हैं सर, जहां से हम रेस्पिरेशन को रेगुलेट करते हैं, हम उसके एक्सेलरेशन डी एक्सेलरेशन करते हैं। जो हमारा क्लच प्लेट है सर, उस क्लच प्लेट को दबा के आपने प्रेशर से कैसे, किस टेक्निक से आपने कोबाल्ट 16 के रेज डाल के, आजकल लोग जो बोलते हैं सर्जिकल नाइफ के द्वारा ट्यूमर को गलाते हैं, थ्रोम्बोएम्बोलाइजेशन के द्वारा कराते हैं।
तो निश्चित रूप से सर आपकी टेक्निक्स कुछ काम तो कर रही है सर, और वो कौन से फीडर से काम कर रही है। तो मैं चाहता हूं कि ये जो टॉपिक ये सिर्फ एनाटॉमी तक सीमित ना हो सर, ये इसकी एक रूपरेखा ऐसी तय हो कि हमारे मन में विचार जाए कि भाई हाँ, मरीज अगर जिंदा है, उसकी जितनी लोअर क्रेनियल नर्व्स हैं, आप भी जानते हैं सर, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं, हाइपोग्लॉसल, वेगल, स्पाइनल एक्सेसरी और ये सर ग्लॉसोफेरेंजियल, ये 4 नर्व मेडुला से निकलती है सर, और ये 4 ही नर्व आपके मेन नर्व्स होती हैं डिग्लूटेशन के लिए। ये गैग रिफ्लेक्स को देती है, आप कुछ खाएंगे तो वो चीज इसोफेगस में जाए, फेफड़े में न जाए। इस 4 नर्व को आपने ट्यूमर की साइज को श्रिंक करके इस 4 नर्व को आपने जो कंप्रेशन हो रहा था उस कंप्रेशन को खत्म कर दिया। जैसे कंप्रेशन खत्म किया, वो बच्चा जो राइट ट्यूब से खाना खा रहा था वो अपने से खाने लगा। अब उसका जो पाथवे था सर ग्लॉसोफेरेंजियल वैगस का, उसकी टंग जो आप देखते थे, मैं देखा था टंग टेढ़ी हो गई थी सर, डेविएट हो गई थी, टंग सीधी हो गई। तो ट्यूमर का जब साइज कम हुआ तभी तो टंग सीधी हुई सर। तो मिडुला ऑब्लोंगेटा का ब्रेन में सबसे बड़ा अगर किसी का रोल है तो मिडुला ऑब्लोंगेटा है सर। क्यों? क्योंकि यहाँ कार्डियो और रेस्पिरेटरी सेंटर, एक तरफ हम ये बात बोलते हैं, दूसरी तरफ हम ये बोलते हैं कि हार्ट का कोई कनेक्शन ब्रेन के नहीं है, तब भी हार्ट काम करेगा। दोनों विरोधात्मक बात मेडिकल साइंस, एलोपैथिक साइंस अपने ही बातों को बोलता है और फिर उसकी तुलना करता है और फिर उसी तथ्य को अपना कॉन्ट्राडिक्ट करता है, फिर एक्सेप्ट करता है। उसी परिप्रेक्ष्य में कहना था सर कि जो अभी तक हम ये मानते हैं कि मेडुला में कार्डियो रेस्पिरेटरी सेंटर होता है। जैसे सर कल एक पेशेंट, करीब 70 साल के पेशेंट थे, उनके मेडुला में ब्लीड हुआ सर, हाइपरटेंसिव ब्लीड हुआ, और तो मेडुला में जब ब्लीड होता है तो हम उसको निकाल नहीं सकते ऑपरेट करके। उससे क्या होता है कि सर जो फोर्थ वेंट्रिकल की जो फोरामेन ऑफ लुस्का और मेगेंडाई होते हैं, तो सीएसएफ के पाथवे को ब्लॉक कर देता है वो, और उसमें हाइड्रोकेफलस होता है। तो हम एक छोटे से छेद करके ब्रेन में एक सीएसएफ कोऑर्डिनेट पाथवे डाल देते हैं। तो सर उसमें भी अभी मरीज ब्रेन डेड हो गया, वो माने उसमें मरीज बचते नहीं है, फिर भी हमने डाला यहाँ से पाथवे, इंडोस्कोप से हमने डाल के माने यहाँ पे पाथवे डाल के सीएसएफ को ड्रेन किया। लेकिन मेडुला के ब्लीड के बड़े पेशेंट रेयरली बचते हैं, क्योंकि वहां पे कार्डियो रेस्पिरेटरी हम ऐसा बोलते हैं सेंटर है। लेकिन सर अभी भी उसका हार्ट सही काम कर रहा है, हार्ट की बीट्स नॉर्मल, उसका सेंसोरियम जरूर चला गया सर, वो कोमा में है, डीप कोमा में है, ब्रेन डेड है। तो सर ये बहुत ही विचार का विषय है। और अगर आप ये बोलते हैं कि इंडिपेंडेंट हार्ट की एक मैकेनिज्म है, वो कैसे रेगुलेट होती है, वो भी एक सोचने की बात है सर। Main control of heart reside in medulla oblongata, as it is written on the slide. There is an area called cardio-exhalatory center or pressure center in the upper part of medulla oblongata and are called cardio-inhibitory center or depressor center. जैसे कार का एक्सीलेटर होता है उसी की तरह होता है। लेकिन अब कार का एक्सीलेटर हट गया सर, अब देखिए ऑटोमेटिक गाड़ियां भी आ गई सर, जिसमें अब इन सब चीजों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वही चीज हमारे इसमें आ रही है। We call it cardio-regulatory center. Next, just see this slide. It's a very beautiful slide where we are correlating intrinsic nervous system of the heart with the brain. These are two. सर अगर आप माने इंडिया में कुछ बात करेंगे तो आप ताजमहल के बारे में बात करेंगे, कुतुब मीनार के बारे में बात करेंगे, मानव शरीर में बात करेंगे तो दिल और दिमाग की बात करेंगे। तीसरा ऑर्गन याद नहीं आता सर, पहले दिल और दिमाग याद आते हैं, फिर तीसरा ऑर्गन हमें याद आता है। तो अब ये दिल और दिमाग आपके स्लाइड पे है सर। ब्रेन में कॉर्टेक्स है, कॉर्टेक्स बाद सब कॉर्टिकल एरिया है, फिर मेडुला है, मेडुला से सारे पाथवे हैं, एक्सट्रिंसिक पाथवे हैं, और फिर हार्ट का जो इंट्रिंसिक मैकेनिज्म है वो है। अब आप स्लाइड पे है, देखिए सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक मेन दो होते हैं सर। स्ट्रेस इन्हीं दोनों चीजों से होता है सर। वो आपकी जो रेगुलेटरी मैकेनिज्म है, जैसे आपकी भी पल्स सर बहुत कम रहा करती थी, आपको भी लोगों ने बोला कि आप पेस मेकर लगा लीजिए, लेकिन आपने हार्ट की इंट्रिंसिक नर्वस सिस्टम को आपने एसे नोड पे कुछ ऐसा जादू कर दिया सर पल्स से कि उस एसे नोड ने आपकी पल्स को बढ़ा के 84-85 रखना शुरू कर दिया। आपको पेस मेकर की जरूरत नहीं पड़ी। सर आदरणीय खेमका साहब भी जब बीमार थे, हम लोग बहुत
परेशान थे कि कैसे क्या किया जाए। तो उस समय भी सर जब डिस्कशन कार्डियोलॉजिस्ट और जो इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट सबसे हमने डिस्कशन किया, उनका इजेक्शन फ्रैक्शन सर का बहुत कम था सर, करीब 30-35% इजेक्शन फ्रैक्शन था। दूसरा सर के साथ दिक्कत थी कि यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ गया था, नहीं तो हम लोग बहुत सारे प्रयास हर माध्यम से कर सकते थे, लेकिन हम किसी भी मेथड से, माने कार्डियोमायोपैथी जैसे हो गई, डायलेटेड हार्ट हो गया, जहां पे इजेक्शन फ्रैक्शन कम है, हम इस चीजों को नहीं बढ़ा पाते। हमने कई बार आपके मुख से सुना है कि हम इजेक्शन फ्रैक्शन बढ़ाते हैं। मेरा सर आपकी थ्योरी में पूर्ण विश्वास है और मुझे लगता है ये आपकी थ्योरी पूर्ण सत्य है। ये 2012 से मैंने बहुत केसेस देखे हैं और हमारा सर दुर्भाग्य है कि हम समय न निकाल के, अगर हम सेंटर में 1 घंटा भी रोज आए तो निश्चित रूप से आपके पास ऐसे कर्मठ लोग हैं सर यहाँ पे कि एक नए चीज की जन्म हो सर, नए पद्धति का जन्म हो। आपने ब्रेन पे इतना बढ़िया काम किया है सर। मैं देखता था सर आप इतनी मेहनत करते थे कि मैं हतप्रद होकर सर मुंह खोल के देखता था जब मैं आपके लेक्चर सुनता था। आप बोलते थे कि ये देखिए पैरावेंट्रिकुलर ल्यूसेंसी है, यहाँ के ये पाथवे हैं, सीसे पैसे गवर्न होता है, ये ऐसे गवर्न होता है। जब सर आप इस हद तक बोलेंगे तो सामने वाला विश्वास नहीं करने की उसकी कुछ रह ही नहीं जाता सर। और जब आप माने ये बोलते हैं कि भाई मेरी पल्स खुद की 30-32 थी और उसको बढ़ा के सब जानते हैं सर 84-85 हो गई, तो निश्चित रूप से आपने कुछ ऐसे नोड पे, एबी नोड पे कुछ ना कुछ तो किया ही सर। हार्ट के इंट्रिंसिक नर्वस सिस्टम को अपने एक्यूप्रेशर, मैग्नेट, कलर थेरेपी, जो भी सर एक पाथवे है पैथोफिजियोलॉजी सर, उसके द्वारा इसको अपने रेगुलेट तो किया ही सर। उससे हम आज साइंटिफिक ढंग से धरातल पे उसी की व्याख्या कर रहे हैं सर। एक तरफ ब्रेन है, एक तरफ हार्ट है। ब्रेन में सबसे ऊपर कॉर्टेक्स होता है, फिर सब कॉर्टिकल होता है, फिर सबसे डीपेस्ट पार्ट ब्रेन का मेडुला होता है। मेडुला से कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट, स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू फिर वो एक्सटेंसिव कार्डियो, अभी मैं गैंग्लियन के बारे में बोलूंगा सर, सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन क्या होते हैं, वहां पे कैसे इनर्वेशन होता है, फिर इंटेंसिव नर्वस सिस्टम के बारे में। इनर्वेशन ऑफ हार्ट रेफर्ड टू द नेटवर्क ऑफ नर्व्स that are responsible for functioning of the heart. Heart is innervated by sympathetic and parasympathetic fibers. सर कछुआ ना सर 150 साल जीता है सर। क्यों? कि कछुए को देखते होंगे सर कभी उत्तेजित नहीं होता सर, सांस भी बड़ी धीरे धीरे लेता है सर। वो 1 मिनट में ज्यादा 3, किसी मजाल नहीं है कि उसको 3 से ज्यादा सांस दिलवा दे। आप उत्तेजित करके ना, हम लोग तो सर 32-33 सांस तक पहुंच जाते हैं। हार्ट रेट को बढ़ा के 150 तक हमें कोई आए कुछ बोल दे, हम इतना उत्तेजित हो जाते हैं कि हार्ट रेट ऐसे नोट को इतना बढ़िया से बोलते हैं कि लो चलो हमारे अनुसार चलो। सिंपैथेटिक सिस्टम इतना हमारा फास्ट काम करने लगता है। और कछुआ भी सर रेप्टाइल है, कछुआ कोई छोटा मोटा चीज नहीं है सर, 3 हार्ट उसमें भी है, लेकिन कोई मजाल नहीं कि उसका हार्ट रेट बढ़वा दे सर। किसी की मजाल नहीं कि उसका रेस्पिरेशन बढ़ा दे। वो 3 लेना तो 3 ही लेगा सर। हम लोगों ने खरगोश से कछुए की कहानी सुनी थी सर, वो बेचारा निरंतर चलता रहा, बैठा उठा नहीं सर। वो 150 से 200 साल जीता है, कोई जानता ही नहीं वो कितने साल जीता है। हमारे पेड़ पौधे सर, क्या पेड़ पौधे सर आप समझते हैं उनमें ब्रेन नहीं होता सर? सर पेड़ पौधों में जो ब्रेन होता है ना सर, कहीं नहीं होता हुआ सर। वो हमारी, जैसे हम पहले मैगजीन्स में पढ़ते थे ना, अंतरिक्ष में तीसरे ग्रह के प्राणी होते हैं, वो आके अपना छोटा सा मैग्नेट आपके दिमाग पे चिपका दिया, पूरा तंत्र आपका बिल्डिंग का ले लिए। कोरोना क्या कर रहा है सर? कोरोना ये तो कर रहा है। कोरोना एक आरएनए वायरस है। मैं थोड़ा सा इतर जा रहा हूँ लेकिन जानना जरूरी है, कोरोना कर क्या रहा है? कोरोना एक आरएनए वायरस है और जेनेटिक मटेरियल 2 ही होते हैं, या तो आरएनए होगा नहीं तो डीएनए होगा। कोई भी सिंगल वायरस में आरएनए वायरस, क्या तो वो आरएनए होगा नहीं तो डीएनए होगा। अब आरएनए वायरस की सर सबसे बड़ी दुर्भाग्य यह है कि आरएनए वायरस पर अभी तो कोई वैक्सीन बनी नहीं, क्योंकि आरएनए जो होता है वो हीट लेवाइल होता है। 1987 में जब एचआईवी का पहला केस अफ्रीका में आया, ये एचआईवी है सर, आपको इबोला वायरस है, जीका वायरस है, डेंगू है सर, कोरोना वायरस है, फ्लेवी वायरस है। ये 6 वायरस आपको सिर्फ आरएनए वायरस पर आज तक कोई वैक्सीन काम ही नहीं की सर। आप डेंगू की देखे हुए कितनी महामारी फैली थी, वैक्सीन लोगों ने ट्राई किया सर,
वैक्सीन फेल हो गई। जीका वायरस पे, इबोला वायरस पे WHO ने वैक्सीन का ट्रायल किया, वैक्सीन फेल हो गई। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा सर, ये कोरोना वायरस पे कैसे दावा कर रहे हैं कि ये वैक्सीन हमारी 100% श्योर है सर। आपने कोरोना पीरियड में, पैंडेमिक में बहुत लोगों की जान बचाई सर, उनमें मैं भी एक गवाह हूं सर। आपने सुप्रीम कोर्ट के जजों तक की जान बचाई सर। मुझे किसी का उदाहरण देना नहीं, मैं खुद साक्षी हूं इस बात। जब आदमी के पास कुछ बचता ही नहीं है तो सर, और आप कुछ ऐसी चीज बता देते हैं, पता नहीं ऑक्सीजन लेवल कैसे बढ़ जाता है सर। अब सर हमारी परसों एक सेमिनार था, उसमें हम थर्ड वेव के बारे में बात कर रहे थे कि थर्ड वेव क्यों खतरनाक होगी। सर सरकार ने ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध करा दिया, बहुत सरकार आज खुश है कि हम सब जगह ऑक्सीजन के प्लांट कर दिए, अब ऑक्सीजन की कमी नहीं होने पाए। आपका वायरस आपसे ज्यादा चालाक है सर, उसमें हर वक्त म्यूटेशन होता है। देखिए कितना चालाक है सर। हम लोग होमो सैपियंस बोलते हैं अपने आप को, दुनिया की सबसे विकसित प्रजाति। सर हमारी प्रजाति सबसे रद्दी प्रजाति है सर। सिंपैथेटिक पाथवे से टैकीकार्डिया बढ़ा के हम अपने हार्ट को बर्बाद कर लेते हैं। इस कोरोना को देखिए सर आप, ये जैसे ही आपके सेल में घुसता है, ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम्स के द्वारा डीएनए की पूरी मैकेनिज्म अपने पास ले लेता है सर। पूरे आपके बॉडी के रेगुलेटरी सिस्टम पे कब्जा कर लिया उसने, डीएनए को कब्जा करके फिर उसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम से अपने अनुसार बोलता है, लो तुम्हारा बेसल मेटाबॉलिक रेट ये होगा, तुम्हारे में ये कीमो रिसेप्टर निकलेंगे, तुम्हारे में ये केमिकल निकलेंगे। क्या कर पा रहे हैं सर हम? तो सर परसों हम लोग 150 से 200 बड़े संभ्रांत और बड़े चिकित्सक बैठे, हम लोग इसी बात पे डिस्कस कर रहे थे कि थर्ड वे में क्या हो रहा है कि सर डेंगू का जो वायरस है, फ्लैवी वायरस और कोरोना वायरस, ये क्लब हो रहे हैं सर। जब वो क्लब होंगे तो प्लेटलेट की कमी आएगी सर। ये डिसऑर्डर जब होगा तो प्लेटलेट की कमी आएगी। क्या आप प्लेटलेट दे पाएंगे सर? इतना आप तैयार हैं उसके लिए? संभव ही नहीं सर। मेडिकल साइंस क्या किसी सरकार के लिए संभव ही नहीं है। वो ऑक्सीजन से इतर होगा सर। उसने अपने आप को चेंज कर लिया सर, मानो अपने आप को चेंज नहीं किया सर। सर एक कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन की थ्योरी होती है कि अगर दुनिया में इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन होता है सर, इंट्रा स्पेसिफिक मतलब सेम स्पीसीज, बोलते हैं ना सर कि आप आपस के लोग ही सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। इंट्रा स्पेसिफिक पे ही चार्ल्स डार्विन ने बहुत स्ट्रेस दिया था सर। उसने पूरा जब विश्व का भ्रमण किया तो उन्होंने कई प्रजातियां देखी सर। उन्होंने एलिफेंट भी देखा, जिराफ भी देखा, फिर उसने देखा सबसे ज्यादा प्रतिस्पर्धा कहाँ हो रही है? जिराफ के बीच में हो रही है। क्यों हो रही है? कि भाई आपके पास सर जो पॉपुलेशन की ग्रोथ होती है दो तरह की होती है, क्या तो एक्सपोनेंशियल होती है सर, और नहीं तो वो लॉजिस्टिक ग्रोथ होती है। एक्सपोनेंशियल में होता है कि आपके पास रिसोर्सेज, फूड और आपके पास आपका घर, दोनों आपके पास पर्याप्त मात्रा में है, और उसका जो कर्व जाता है जे से पड़ जाता है डायरेक्ट सीधे। जबकि लॉजिस्टिक में क्या होता है कि सर ये सब लिमिटेड स्रोत हैं और ये एक सिग्मोइड सेपेट में खराब जो पॉपुलेशन का ग्रोथ होता है। उसी समय चार्ल्स डार्विन को बोलना पड़ा कि सर सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट जिसका होगा वो इस पृथ्वी पर रहेगा, और जो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट का मतलब जो इस इकोसिस्टम में, इकोसिस्टम का मतलब ये हमारा जो बायोस्फीयर है सर। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एटमॉस्फेयर। हम देखते हैं पब्लिक जब भी बात करती है सिर्फ एटमॉस्फेयर की बात करती है। एटमॉस्फेयर का मतलब एयर में, एटमॉस्फेयर के बाद लिथोस्फेयर होता है मतलब पृथ्वी, और फिर हाइड्रोस्फेयर होता है सर पानी। इन तीनों में मिला के जो रहने वाले एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट होते हैं उसको हम बायोस्फीयर बोलते हैं। तो ये बोल रहे हैं कि पूरे बायोस्फीयर में जहां पे बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट है, बायोटिक का मतलब हम लिविंग लोग हम हैं, ये आप सर पेड़ पौधे हैं, और एबायोटिक का मतलब सर जो नॉन लिविंग है, जैसे एयर है, टेम्परेचर है, वाटर है। भाई चांद पे क्या हुआ सर? चांद पे इनको सब कुछ मिल गया सर, वाटर नहीं मिल पा रहा है सर मंगल ग्रह पे। वाटर जिस दिन मिलेगा उस दिन वहां जीवन चालू हो जाएगा सर। जो पहला माइक्रोब्स बोला गया कि जीवन में, साइंस बोलता है कि जीवन की उत्पत्ति कहां से हुई? क्या हवा में हुई? नहीं, जीवन की उत्पत्ति पानी में हुई। और पानी कितना खौलता पानी सर। 100 डिग्री पे एक बैक्टीरिया ने जन्म लिया जिसको हम बोलते थे आर्की बैक्टीरिया। वो क्या था सर? वो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट था। उस 100 डिग्री टेम्परेचर पे अपने आप को
जिंदा रखा सर। लोग बोलते हैं कि जब आप इक्वेटर पे जाते हैं, पोल पे अपना अपना अपने ऐसे करके वो बना हुआ है, यहाँ पोल है, इधर इक्वेटर है सर। जैसे जैसे पोल पे जाएंगे आपका टेम्परेचर कम होता जाएगा सर, और आप सर पोलर वातावरण के अनुसार अपने आप को मॉडिफाई करते जाएंगे। जैसे पोलर बियर्स होते हैं, उनमें एक एलेंस लॉ होता है सर। एलेंस लॉ ये बोलता है कि माने जो हीट के लॉस के लिए ये लोग अपने पैर को छोटा कर लेते हैं सर, जो पोलर बियर्स होते हैं अपने कान को छोटे कर लेते हैं, सरफेस एरिया को छोटा कर लेते हैं। हमिंग बर्ड के बारे में बोला था कि हमिंग बर्ड वर्ल्ड की सबसे छोटी लिविंग बर्ड है सर, मैमल। वो क्या सर, उसका सरफेस एरिया बहुत बड़ा है, बर्ड भले छोटी। तो सर आप भी देखिए सर, ये सरफेस एरिया कितना कम में आप पूरे इस छोटे से सरफेस एरिया से पूरे बॉडी को आप रेगुलेट कर रहे हैं। इस थंब से आप पूरा ब्रेन को, ये सरफेस एरिया है सर। जब हमिंग बर्ड छोटी सी है सर, हमिंग बर्ड के बारे में इट इज स्मॉलेस्ट लिविंग मैमल बोलते हैं, लेकिन उसका सरफेस एरिया बड़ा है, जिसके कारण वो अपने आप को बाहरी वातावरण से सामंजस्य बैठा लिया। तो सर इसी माने हमें अपनी, आपके पास जो वैज्ञानिक धरातल के लोग हैं, जैसे विशाल हैं, राम हैं, सर अनिल जी हैं, सर बहुत लोग हैं सर आपके पास, जो सारे लोग, उनको सर इस काम में लगना चाहिए कि सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक मैकेनिज्म से आपने ट्यूमर की साइज को कैसे कम कर दिया, हार्टबीट को कैसे कम कर दिया। सर जितनी चीजें हो रही हैं सर आपके द्वारा, चाहे आप ऑक्सीजन का लेवल बढ़ा रहे हैं, चाहे आप इरिटेबल बाउल सिंड्रोम ठीक कर रहे हैं, चाहे किसी की सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस ठीक कर रहे हैं, निश्चित रूप से सर आप सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक पाथवे के द्वारा ही कर रहे हैं। ये मेरा दृढ़ निश्चय है, दृढ़ दावा है। अब ये मैं कब तक प्रूव करूंगा, कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, मैं नहीं जानता सर। जस्ट सी कार्डियक प्लेक्सस, हमने ब्रैकियल प्लेक्सस के बारे में सुना होगा सर, यहाँ ब्रैकियल प्लेक्सस होती है। हमने सैक्रल प्लेक्सस के बारे में सुना है, पीछे सैक्रल प्लेक्सस होती है जो हमारे पैर को चलाती है। साइमल्टेनियसली स्टमक में भी जीआईटी का प्लेक्सस होता है, वही कार्डियक प्लेक्सस होता है। यही चीज वैज्ञानिक 1991 में डिस्कवर किए कि ब्रेन का अपना एक, हार्ट का एक अपना दिमाग है। कार्डियक प्लेक्सस इज ए नेटवर्क ऑफ नर्व्स इंक्लूडिंग बोथ सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम स्प्लिट इनटू 2 पार्ट्स। ये पार्ट्स होते हैं सर। मेन इसकी पैथोफिजियोलॉजी के बारे में हमें जानना है कि क्या करता है सर। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्फ्लुएंसिंग हार्ट रेट, कार्डियक आउटपुट, कॉन्ट्रैक्शन फाइबर्स ऑफ द हार्ट। ये देखिए सर, कार्डियक प्लेक्सस है, ये पीली पीली नर्व्स है सर, और ये चारों कार्डियक प्लेक्सस। निश्चित रूप से जब आप माने हार्ट को काटिएगा सर, यहाँ से हटाइएगा, तो सब कटेंगे, तो फिर एक इंडिपेंडेंट हार्ट की व्याख्या होती है। हार्ट फिर भी धड़कता है, निश्चित रूप से ब्रेन से इसका कोई कंट्रोल नहीं है। कंट्रोल है तो कंट्रोल का क्या मतलब है वो देखना। अब दूसरे व्यू में देखिए सर, ये देखिए सर, ये तीनों जो मेजर वेसल्स निकल रही है वो देखिए हार्ट। ये आपका हार्ट पड़ा हुआ है यहाँ पे लेटरल व्यू में, ये आपकी ट्रैकिया इसोफेगस। मैं यहीं से गर्दन को काटने की बात कर रहा था, ट्रांसप्लांट। ये आपका लीवर पड़ा है, यहीं पे डायफ्राम होता है, डायफ्राम के ऊपर ये हार्ट का बेस जो है ये लाई करता है। ये एंटीरियर सरफेस है, ये आपका इसका अपेक्स है। अब सर की फैक्ट्स अबाउट इनर्वेशन ऑफ हार्ट, वही सर पैरासिम्पैथेटिक, सिंपैथेटिक, एपरेंट पैरासिम्पैथेटिक फाइबर और एपरेंट सिंपैथेटिक फाइबर। सर कछुआ को समझिए, कछुआ कोई उत्तेजित नहीं कर पाता सर, इसलिए वो 150 साल जिंदा रहा। मानो बस यही सीख लेना तो उसको अपनी उम्र खुद ही बढ़ा लेगा सर। न मैं अपना रेस्पिरेटरी रेट बढ़ने दूंगा ना हार्ट रेट, उत्तेजित होऊंगा नहीं। लेकिन ये वैगस और ये सिंपैथेटिक नर्व इनको करने नहीं देती सर। वो एड्रेनालिन और एसिटिलकोलिन निकाल के अपना उसी चक्र में अपने मन मस्तिष्क को घुमा के और शरीर सेक्रेट कराती रहती है। उसको आप एक्यूप्रेशर और कलर थेरेपी के माध्यम से कम करते रहते हैं। हम योगा के माध्यम से भी कर सकते हैं, अपने शांत स्वभाव से भी कर सकते हैं, या फिर हम बाद में एलोपैथ की ड्रग का सहारा लेना पड़ता है। जब ड्रग से हार्ट बीट कंट्रोल नहीं होती तो हमें आजकल सर हार्ट बीट बढ़ाने की भी दवा आ गई है और हार्ट बीट कम करने की भी दवा आ गई है। तो निश्चित रूप से ये दवा कहाँ काम करती है सर, ये केमिकल्स को सिक्रेट करने का काम करती है। ये ऐसा नहीं कि ऐसे नोट पे जाके बैठ जाए दवा, ऐसा कुछ नहीं होता सर। ये दवा ब्लड में घुलती है और घुल के वही केमिकल रिलीज कराती हैं जो आप एक्यूप्रेशर कलर थेरेपी के माध्यम से या हम अपने इमोशन को कंट्रोल करके हम निकालते हैं, या कछुआ बिना उत्तेजित हुए निकालता है।
फिर सिंपैथेटिक इफरेंट फाइबर्स हैं, इनके फंक्शन क्या है सर? ये सिंपैथेटिक हार्ट रेट को बढ़ाता है, फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन ऑफ मायोकार्डियम को बढ़ाता है सर। तो हमारा ये होता है ना, इजेक्शन फ्रैक्शन में हार्ट की पंपिंग मैकेनिज्म कम हो जाती है। हार्ट इटसेल्फ है नेचुरल पेसमेकर, ये तो सब लोग जानते हैं कि सर नेचुरल पेसमेकर हमारा होता है वो एसए नोड पे होता है, वो डिपोलराइजेशन रेट को एसए नोड पे होता है। सिंपैथेटिक सिस्टम एक टोन एसए नोड और पैरासिम्पैथेटिक वो स्लो करता है सर, एक फास्ट करता है सर। और यही चीज है सर, यही पेसमेकर ही सर। और मेडिकल साइंस आजकल तरह तरह के ऑटोमेटिक रेगुलेटेड पेसमेकर आ गए हैं सर, वो हार्ट पे हम लगाते हैं। सिंपैथेटिक इनर्वेशन सर, सिंपैथेटिक मतलब आप संवेदनशील आदमी, आप अपनी भावना में बह गए, कछुआ नहीं बहा सर, आप बहे तो आपकी हार्ट रेट बढ़ गई, आपका कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मायोकार्डियम बढ़ गया, और फिर क्या हुआ, एकदम पसीना, आपकी भौं तन गई सर, और आप पता नहीं नाक के जो मसल्स होते हैं वो तन गए, आप एंगर में आ गए और आपने अपने शरीर का नुकसान कर डाला। कछुआ को कोई कितना भी उत्तेजित करे सर, देखते हैं उसकी खासियत, वो अपने आप को सिक्योर लेता है सर, बोले ठीक है भैया। हाइबरनेशन बोलते हैं सर जी। एक 3 चीज होती है सर, हाइबरनेशन, एस्टिवेशन, और एक चीज और होती है जब आदमी वातावरण के अनुसार अपने आप को एडेप्टिंग मैकेनिज्म करता है सर। जैसे साइबेरियन बर्ड्स को उस समय वातावरण नहीं मिलता, वो कोसों से दूर होकर ना सर माइग्रेट कर जाती है, जब उसको लोग परेशान करते हैं, भाई मैं अपना हार्ट रेट वगैरह नहीं बढ़ाऊंगी, खाना नहीं मिल रहा है, हम वातावरण से सामंजस्य नहीं उठा पा रहे हैं, हम चले आएंगे इलाहाबाद, अपना 3 महीना प्रयागराज में रहेंगे, बढ़िया से रहेंगे जिंदा, उसके बाद फिर चले जाएंगे, फिर 9 महीना वहां रहेंगे। उससे अच्छा कौन जानवर है सर, ये बताइए। हम तो सर बेकार हैं सर, एक ही प्लेस पे 12 महीना है, और पड़ोसी तंग कर रहा है तो तंग करवा रहे हैं अपने आप को, स्टाफ कुछ बोल रहा है तो अपना खून जला रहे हैं। हम, हमारे पास ना कोई माइग्रेटरी मैकेनिज्म है, न कोई हमारे पास एडेप्टिव की कोई और टेक्निक। भैया गए जाके बिल में घुस गए, और जब देखे कि सब कुछ सही है तो बिल से निकाला है। सद्दाम हुसैन घुसे ना सर बिल में, मानो दूसरा खो जाए बिल में से, उसको मार डाला। यही कछुआ बिल में घुसता है, उसको कोई तंग नहीं करता सर। अर्थवर्म वगैरह आते हैं, वो बोलते हैं कि वो अर्थवर्म क्या करता है सर, वो बोलते हैं कि सॉइल का फ्रेंड होता है। वो बेचारा देखिए छोटी छोटी माने मिट्टी को एकदम कितनी मुलायम कर देता है, उसको ऑक्सीडेट कर देता है, और फिर कछुआ बढ़िया से सांस लेता है। जानवरों में देखिए कितने सर एक दूसरे के प्रति वो, हमारे में क्या है सर कि अगर अंदर घुसे आप हाथ डाल के निकाल लेंगे। तो सिंपैथेटिक सिस्टम को हमें एक्टिवेट नहीं करना है सर। और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि जो आप रेड, वो जो येलो और सफेद, भाई मैं आपके साथ भी कई बार बैठा हूं सर, आपका शिष्य रहा हूं, और खेमका सर के साथ भी पढ़ा। सर की एक खासियत होती है, मैं चुपचाप सुनता था, भाई इसको टोन कर दो, इसको कम कर दो, इसको ज्यादा कर दो। मेरे दिमाग में भाई, मैं भी मैंने पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मैं बस ये सोचता था कि अरे सिंपैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट करना है, पैरासिम्पैथेटिक को डीएक्टिवेट करना है, और इसी से ये रिस्पॉन्स निश्चित रूप से आएगा। वो आता था सर। सिंपैथेटिक फाइबर अब आते कहां से सर, ये सुपीरियर, मिडिल और इंफीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन में, बट ओरिजिनेटिंग इन दी ऑब्लिक। ये पाथवे होता है सर जो गया एक स्टेशन पे और बीच में जाके रुक गया सर। कई बार ना सर आपको बता रहे हैं, जब वैगस नर्व में हम यहाँ गर्दन में प्रेशर देते हैं सर, यहाँ गर्दन में एक टेक्निक होती है सर हमारे मेडिकल साइंस में, जैसे सडन कार्डियक अरेस्ट आया तो आप कार्डियक मसाज करिए, प्लस आप गर्दन में वैगस नर्व को यहाँ पे सुपीरियर जो सर्वाइकल गैंग्लियन होता है उस पे आप एक पर्टिकुलर लैंडमार्क पे आप प्रेस करेंगे तो स्टीलकोलिन और एड्रेनालिन निकलते हैं सर, और वो काफी आपको हेल्प करते हैं सर आपकी चीजों को रेगुलेट करने। अब ये सब एनाटॉमिकल लैंडमार्क है सर। सेंसरी कंपोनेंट ऑफ द सिंपैथेटिक सप्लाई ऑफ द हार्ट passes from the same sensory route, hence feeling of a band of pain across the chest, having a heart attack। और हार्ट अटैक के सिम्टम इसी पाथवे के द्वारा होता है, लेफ्ट साइड में होता है, लेकिन कोई जरूरी नहीं सर, बहुत हार्ट अटैक साइलेंट भी होते हैं, बहुत एब्डोमिनल पेन करके भी करते हैं, कई तरह के रूप हो सकते हैं सर। अब देखिए सर, लेफ्ट सिंपैथेटिक ट्रंक है, जस्ट सी, राइट सिंपैथेटिक ट्रंक, ये दोनों है सर। सिंपैथेटिक ट्रंक देखिए सर। अब ये सर सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन के बारे में जो मैं बोल रहा था, ये सर C1 से C4, ये देखिए सर, यहाँ C1 चालू होती है, ये C1 से C4 के बीच में होता है, यही हम दाबते हैं। पोस्टीरियर होता है कैरोटिड आर्टरी। कई बार सर हम लोग गर्दन की सर्जरी करते हैं तो ये डैमेज कर देते हैं हम लोग सर, लेकिन कुछ नहीं होता, हम देखते हैं भाई डैमेज हो ही जाती है आपकी। कई बार हमने देखा सर कि
एक्सटर्नल लैरिंजियल नर्व ऑफ मायोहाइड, जिससे सर जो आवाज की टिम्बरनेस है वो कट जाती है सर, हम लोग बिना काटे हम पहुंच ही नहीं सकते। फिर हम 6 महीने बाद देखते हैं कि टिम्बरनेस वापस चली जाती है मरीज। तो एक तरफ ये बोलना कि नर्व रिवाइव नहीं करते, भाई हम तो अपनी थ्योरी से आप तो सब कुछ कर रहे हैं, उसको रिवाइव भी कर रहे हैं, उसको रेगुलेट भी कर रहे हैं, जस्ट टोन करके कर रहे हैं। ये मिडिल सर्वाइकल गैंग्लियन का पोजीशन देखिए सर, ये C6 वर्टिब्रल लेवल पर मिडिल सर्वाइकल गैंग्लियन होता है। C6 का मतलब सर यहाँ पे हमारी 3 सर्वाइकल क्रीज होती है सर, अपर, मिडिल और लोअर। अपर हम C3 के लेवल पे होती है, फिर C5 और ये C7 के लेवल पे होती है। ये सर्वाइकल क्रीज देखिए सर। अब सर्वाइको थोरेसिक गैंग्लियन स्टार शेपेड होता है सर, ये स्टार फिश की तरह। अब मैं स्टार फिश पे नहीं जाना चाहूंगा सर, कल मुझे स्टार फिश पढ़ाने के लिए बुलाइएगा, क्या जबरदस्त जानवर है सर, उसमें पंपिंग मैकेनिज्म इतना बढ़िया होता है सर, इकाइनो वर्टिब्रेट्स है, उसमें एक अलग सा पंपिंग मैकेनिज्म होता है सर, हार्ट की तरह। इन वर्टिब्रेट्स में हार्ट नहीं होते सर। स्टार फिश को जब कभी आप पढ़ाने का मौका दीजिएगा सर, मैं बताऊंगा कि वहां हार्ट की क्या व्याख्या है सर, किस तरह एक पाथवे होता है सर, कहाँ वाल्व होता है। तो ये स्टार शेपेड होता है सर, स्टिलेट गैंग्लियन, ये बहुत इंपॉर्टेंट गैंग्लियन होता है सर, ये फर्स्ट चिप के नीचे होता है, ये थर्ड थोरेसिक गैंग्लियन होता है। अब सर फ्रेनिक नर्व का बहुत रोल है सर, हमारे फ्रेनिक नर्व का रोल इसलिए है क्योंकि फ्रेनिक नर्व हमारी हार्ट को रेगुलेट करती है। फ्रेनिक नर्व हार्ट को सर रेगुलेट करती है हमारे, सॉरी सर, रेस्पिरेशन को रेगुलेट करती है। डायफ्राम का कंट्रोल होता है फ्रेनिक नर्व, ये लेफ्ट फ्रेनिक नर्व। पैरासिम्पैथेटिक इनर्वेशन पोर्शन ऑफ द कार्डियक प्लेक्सस receive contribution from vagus nerve only. Just see sir, it is very important point. Parasympathetic portion of cardiac plexus receive contribution from vagus nerve only. The preganglionic fiber branching from the right and left vagus nerve reach the heart. They enter the cardiac plexus by synapsing with the ganglion within this plexus and the wall of actin. पैरासिम्पैथेटिक ही है जो सर जिम्मेदार होता है कि कोई आप सुने अचानक से आपके हृदय की गति रुक गई, ये वैगस नर्व होती है सर, रिड्यूसिंग हार्ट रेट, रिड्यूसिंग ऑफ द फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन ऑफ हार्ट, वैसो कंस्ट्रिक्शन करता है सर, ब्लड को जाने नहीं देता। वैगस नर्व हिस्टोरिकली cited as the pneumogastric nerve. It is a 10th cranial nerve and faces the parasympathetic control of the heart, lung, digestive tract. It is actually comprises 2 nerves, left and right vagus nerve, but they are typically referred collectively in the singular. Vagus is the longest nerve of the autonomic nervous system in the human body, and vagus बहुत सर माने जैसे ब्रेन और दिमाग, दिल और दिमाग है, तो समझिए दिल और दिमाग को कोई जोड़ता है तो वैगस ही है। वैगस को सर एक उस पत्र माने पुराने जमाने के पत्र का समझिए, लिफाफा समझ लीजिए, डाकिया समझ लीजिए, जो प्रेमी प्रेमिका को जोड़ता था सर। अब दिल और दिमाग को यही ये प्रेमी प्रेमिका को जोड़ने वाला डाकिया है सर। या फिर आज वो डाकिया का तो सिस्टम अब खत्म हो गया, अब जो हम सोशल मीडिया की व्याख्या करें सर, तो ये एक बीच की कनेक्टिंग लिंक है सर। वैगस नर्व का बहुत बड़ा रोल है सर, यही दिल और दिमाग को जोड़ता है सर, और सारे चेंजेस इसी के थ्रू होते हैं सर। तो हमें अपने वैगस को कंट्रोल में रखना है, उस डाकिये को कंट्रोल में रखना है, उस डाकिये को खुश रखना है सर। उस समय पे बेचारी प्रेमिका को लेटर देते सर, प्रेमिका से लेटर को लेके ब्रेन जैसे प्रेमी को लेटर देते, दोनों खुश रखना है सर। कछुआ क्या करता है सर, कछुए के ऊपर दिल और दिमाग का तो कंट्रोल है ही है सर, वो अपने डाकिये वैगस को बहुत अच्छे से कंट्रोल करता है। अब ये राइट वैगस नर्व है सर, लेफ्ट वैगस नर्व। सबसे इंपॉर्टेंट नर्व सर वैगस ही नर्व होती है सर अपने शरीर में। इंफीरियर कार्डियक ब्रांच ऑफ द वैगस नर्व। गर्दन में मैं देखता हूं सर, जब ऑपरेट करता हूं तो रिकरेंट नलिंजर नर्व होती है, वैगस की ब्रांच होती है सर। वो रिकरेंट नलिंजर नर्व अगर कभी गलती से हम लोग से कट जाती है सर, तो जो वोकल कॉर्ड्स होते हैं उसकी पैरालिसिस हो जाती है, फिर आवाज ही नहीं निकलती। लेकिन फिर भी हम लोगों ने देखा कि सर 6 महीने अगर उसको आप फोनेशन कराइए, एक्सरसाइज कराइए, तो रीएनोवेट हो जाती है। कार्डियक एफरेंट, अब सर हम ये इफरेंट की बात कर रहे थे, अब एफरेंट की बात करिए सर। अब क्या हुआ सर, एफरेंट फाइबर also from the part of cardiac flux, it return the central nervous system via both sympathetic cardiac branches and cardiac nerves from the right and left vagus nerve.
Afferent passing through the vagus cardiac nerve return to the corresponding vagus nerve, and afferent provide feedback on the blood pressure and blood chemistry. सर आप देखते होंगे कि हमने कल पूछा सर कि हमको कोई आयुर्वेद की दवा बता दीजिए ब्लड प्रेशर कंट्रोल। आपने क्या बढ़िया ज्ञान आपने सर बताया कि हाँ ये मुक्तावटी है, मधुनाशिनी है, ये आप लीजिए, इससे ब्लड प्रेशर बहुत ड्रास्टिकली कंट्रोल। हमारे एलोपैथ में क्या है सर? बीटा ब्लॉकर है। बीटा ब्लॉकर क्या है? एक बीटा ब्लॉकर खाइए सर आप, एटिनोलोल है चाहे मेजोप्रोलोल है सर, उसके कितने साइड इफेक्ट हैं। सारे बाल गिरा देता है आपको ब्लड प्रेशर के साथ साथ डायबिटीज कर देता है। कोई हमारी सिंगल दवा नहीं जिसके साइड इफेक्ट ना हो। क्यों? क्योंकि हमारी जो दवा है वो जाके ब्लड में घुलती है और सिर्फ एक रिसेप्टर पे काम नहीं करती। हम दावा करते हैं कि अल्फा 2 सिलेक्टिव है, अल्फा 1 सिलेक्टिव है, प्राजोसिन अल्फा सिलेक्टिव है, लेकिन सर इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं सर। जहां ब्लड के थ्रू जिस ऑर्गन पे जाता है कुछ ना कुछ काम करता है सर। अब सर आप देखिए सर, कोरोना में इन्होंने बोला कि कोरोना का मेन रिसेप्टर H2 इनहिबिटर, H2 रिसेप्टर किसका था? ब्लड प्रेशर का रिसेप्टर। भाई आप बोले कि नेजोफेरेंजियल म्यूकोसा में H2 इनहिबिटर है, इसी में जाके कोरोना वायरस सबसे पहले घुसता है, रिसेप्टर से ये जुड़ता है, एक बार जुड़ने के बाद ही सेल के अंदर घुसता है। आपका जो ब्लड प्रेशर का रिसेप्टर है उसमें कोरोना वायरस कैसे घुस गया? बहुत से मैंने आंसर देने वाले सवाल हैं सर, जिसको हम ऐसे ही मोटिवेटेड स्पीच से, रिसर्च से इन चीजों का जन्म होगा। इन द सिंपैथेटिक ब्रांच विसरल एफरेंट रिटर्न टू द अपर एंड लोअर सर्वाइकल गैंग्लियन की बात हो रही सर कि कैसे जाता है वो। सिंपैथेटिक एफरेंट रिले फ्रॉम द हार्ट। इस पूरे स्लाइड की सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये चीज है, sympathetic afferent relay pain sensation from heart. I think it is more than enough. Although it is a very tough topic, sir, ये बहुत ही जटिल विषय है कि कार्डियक प्लेक्सस को, कार्डियक नर्व्स को, कार्डियक को नियंत्रण करने को मेडुला ऑब्लोंगेटा से जोड़ के, आपका जो ब्रांकिया वैगस है उससे जोड़ के, मैंने जितने सरल भाषा में आपको एक अपना हृदय से आपका शिष्य मान के बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में राम की मदद लेकर मैंने प्रस्तुत किया। अब आपके जो भी सवाल हैं आप मुझसे खुल के पूछिए मुझसे, मैं एकदम साइंटिफिक वैज्ञानिक धरातल पे आपके सवालों का जवाब दूंगा। मैं सर का योगदान करूंगा। मैं सर का एक अनन्य भक्त ऐसा हूं कि मैं जब ये सब पढ़ता हूं ना तो मुझे लगता है कि भाई क्यों नहीं चीजों का जन्म हो रहा है। जब मैंने मेरे अंदर एक ना विद्रोह चलता रहता है। मैं सर कुछ आपको जो आपने बताया है ना, जी सर, मैं आपको गुरु मानकर गुरु दक्षिणा के रूप में अर्पित कर रहा हूँ। अनिल जी जी, जो डॉक्टर वॉल जर्मनी ने सारी कार्डिक प्लेक्सस और सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक का जो पेज नंबर 9 है वो जरा डिस्प्ले कर दीजिए, तो मैं सर को बता दूं कि जो आज आपने बताया वो पूरा का पूरा सारे के सारे इन्वेंशंस हो चुके हैं, और वो भी आप जैसे महान एलोपैथ के द्वारा। और ये एक्यूप्रेशर थेरेपी जो है इंटीग्रेटिव है, ऑल सिस्टम्स हैव बीन इंटीग्रेटेड, और जिससे बड़ा ही सिंपल तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, एक मेथी का दाना लगा के हार्ट बीट को आप वेगस नर्व के जो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक हैं उनको, सिंपैथेटिक का मतलब मैं जो सारा हम लोग ने बड़ी लंबी स्टडी की है, इट इज समवॉट एक्शन मोड किसी भी चीज में। ऑल ऑर्गन्स है। मैं कंटिन्यूअसली पिछले 1.5 महीने से हार्ट की क्लासेस ले रहा हूं, तो ऐसे नोड, एवी नोड, हिज कंडक्शन और परकिंजी फाइबर्स, इन सब का जो ट्रीटमेंट है, और D4 D5 पे जैसा कि अभी आपने दिखाया, इसको हम ट्रीटमेंट। सर अपना वीडियो ऑन कर लीजिए सर, आपका चेहरा नहीं आ रहा सर। अच्छा ठीक, कर दे। Now I'm visible also, I think. सर, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ
कि we were talking about the neuro heart, और आज आपने आपके मुख से जो हुआ कि every organ has brain and it has the connectivity and the resemblance of tulyartha. We are working on tripodic concept everywhere. Sir, for your kind information, the heart has no status without the liver, connectivity to the liver through superior and inferior vena cava, while return blood is detoxified there in the liver. Had it been, अगर वो सीधे सीधे वेनस ब्लड जो है हार्ट में आ जाता तो डिटॉक्सिफिकेशन कहाँ से होता? तो इसलिए हार्ट का ट्रीटमेंट के लिए लीवर का ट्रीटमेंट जरूरी है। और ये तो हुआ हमारा जो है फ्लूइड और सॉलिड पार्टिकल्स के डिटॉक्सिफिकेशन, लेकिन एक महत्वपूर्ण है कि गैसेस डिटॉक्सिफिकेशन, दैट इज द oxygenation will take place in the realm of the lungs, meaning thereby, unless until we treat the lungs for the heart, and for heart we treat the lungs, and for lungs for the heart and liver, everything is monolistic, the results cannot be proper. तो ये मैं जो बात ट्राइपोडिक है, दूसरी ट्राइपोडिक कंसेप्ट है कि इट हैज रेगुलेशन। अगर हमारा खाना की क्वालिटी और क्वांटिटी और टाइमिंग कंट्रोल्ड है और स्लीप, तो दिस ट्राइपोडिक इज कि आपका फूड कंट्रोल, फूड हार्ट को और स्लीप को, अगर ये तीनों लय में है, तरन्नुम में है, इन रिदम है, देन नथिंग विल गो रॉन्ग। अब देखिए, पहले ये आप 8 नंबर देखिए, ये इसका नीचे करिए अनिल जी, जूम कर दीजिए जिसमें प्लेक्सस वगैरह दिया है। हाँ, ये देखिए सर, केतान सर मैं देख रहा हूँ सर। अब आपने जो चीजें बताई है, वी हैव सिंगल पॉइंट, एक मेथी का दाना लगा के कार्डिक प्लेक्सस का ट्रीटमेंट, दैट विल बी देयर, एंड दिस इज द फर्स्ट and solitary point of the neuro heart. Another points are the point of the Purkinje fiber or SA node and AV node, उसकी भी हम बात करेंगे। और दूसरी बात क्या है, अब देखिए ये है कहाँ पे, ये मैंने नहीं डेवलप किया है, ये हमने तो कोरिलेट किया है। आप जैसे महान हस्ती जर्मनी के डॉक्टर वॉल, जो कि एलोपैथ थे और सारे मशीन के माध्यम से, डर्माट्रॉन के माध्यम से एक एक चाइनीज पॉइंट के और एडिशनल पॉइंट सर्च किए, H8 को 4 भागों में बांट दिया। मायोकार्डियम S6 वो कहाँ है, कैसे है? कंडक्शन सिस्टम में 7, that is the most important part of the neuro heart, because you eat neuro, you drink neuro, you provide neuro, and you provide the power supply to each and every. Without any organ cannot revive, cannot have sustenance without the connectivity of the neuro or power supply, because being a machine, it should have the fuel in the form of the blood that is produced by the whole of the GIT, and which is controlled by the different ramifications of the vagus. Nobody can deny it. We have plenty of the points for the stimulation and the calm down, that is the parasympathetic mode. The duality, when there is some, we have to stimulate something. Inactive things should be activated, that we have to put the pressure on the sympathetic mode of the vagus nerve or the peripheral. And when we want to calm down, आप 24 घंटे काम करना है, ये तो कोई तरीका नहीं। तो सिंपैथेटिक को आपने जो है ओवर एक्सरसाइज कराई। What we have to do?
नींद आने के लिए पैरासिम्पैथेटिक मोड अडॉप्ट करना पड़ेगा। कहीं शादी ब्याह में गए, खूब घूमे फिरे और 24 घंटे तक जागते रहे, फिर वो इतना आपका जो है किसी का भी सिंपैथेटिक मोड इतना स्टिमुलेट हो गया कि एनीथिंग कैन बी डन, एनीथिंग मे हैपन। नाउ वी हैव टू रिजॉर्ट टू द पैरासिम्पैथेटिक, ताकि जो है काम डाउन हो जाए, नींद आ जाए और बिल्कुल फ्रेश। तो मैं आपको हिज कंडक्शन पॉइंट नंबर 7 है, और आपके जितने भी ये रेगुलेशन के लिए पावर सप्लाई में एओर्टिक वॉल्व is responsible for supply and the distribution of the fresh blood to everywhere, but the point is very simple to treat. And the mitral valve, that is the connectivity, and the this cuspid, bicuspid, that is from the right atrium to the right ventricle, and from there through the pulmonary valve it goes to the lungs, and through the again it returns, and aortic valve is there to distribute it, and tricuspid in between from the lungs to the, that is the whole story. But the important thing is the treatment. It is the triple layered organ: pericardium, that is the outermost surface, inner is the myocardium, and innermost is the endocardium. And whole of this triple layer, if there is a hypertrophy of the heart, that is to be first point to be treated. That is the point of myocardium. You see, that is S6, and aortic valve H9, pulmonary valve H9, and the CMP of the heart. Whether you have breathlessness or anything, whether it is the you are on the road of the cardiac arrest, or this breathlessness or sweating is due to something, some regions are separate there, that may be the आपको गैस और उससे पसीना आके बेहाल हो गए, बेहोश हो रहे हैं. So this point, heart CMP, is the diagnostic and the treatment as well. Now I show you all these points कि आपके छोटी उंगली में, आपके छोटी उंगली के इनर पार्ट में कैसे हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट इसका दिखाइए. ये सारे के सारे पॉइंट ये देखिए, ये आपके राइट हैंड है और ये लेफ्ट हैंड. ये दिस पॉइंट इज द पॉइंट ऑफ द नॉट ओनली द स्टिमुलेशन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द दिस pulmonary valve, and this is this on the left side, this is aortic valve point. When there is a kind of regurgitation, all of a sudden fluctuation of the blood pressure, that is true. We have the vital centers in the medulla that will also give, and we have treated. And the cervical ganglion, nothing but my thumb is visible. If on the back of the thumb, below the nail plate, if 3 cluster magnets are put up there, that will be effect of the medullary. Either it will be the, because the neutral magnets will be put so that the parasympathetic, what is, if you have to go for the bradycardia, that is the parasympathetic, that will again work in a similar manner. अगर वो आपकी tachycardia है over 100, that can be reduced by putting only the, I'm not saying, I'm integrating all the notes, even the physiology, anatomy, Ayurvedic system, Chinese system, and Dr. Walsh, that is based on the, so here, sir, so you see, am I visible? Yes, sir. ये देखिए, आपके छोटी उंगली के ऊपर का जहां मैंने ये मेथी बांध रखी है, it will regulate the heart rate, it will regulate the blood pressure on the both sides. Because I do not say, I did not have, मैंने इसका आविष्कार नहीं किया, आविष्कार आप दे सकते. हमने तो उसके बाद जब इस सिंगल पॉइंट से फायदा तो हुआ, डायग्नोसिस तो हुई, लेकिन अल्टीमेट के लिए हम लोगों ने आयुर्वेद और होलिस्टिक
Tripodic was extended to 1080, means the combination of the 10 points, and whatever go beyond the 10 points, that is the infinity treatment for infinity types of the disease. आज आपने जो इसकी व्याख्या की कोविड के शातिरपने की, तो मनुष्य का दिमाग तो उससे भी ज्यादा शातिर। मैं शातिर नहीं कहूंगा, मैं ये कहूंगा कि खूबसूरत। आप तो रोज उस दिमाग के दर्शन करते हैं, और आपकी परिकल्पनाएं जो हैं कि आइंस्टीन और इन सब का, तो मैं ये जो पॉइंट आपको दिखा रहा हूँ, S7 लोकेशन देख लीजिए, ये कंडक्शन सिस्टम, दैट इज फॉर द न्यूरो हार्ट। और राइट साइड में H8, ये ट्राइकस्पिड वॉल का, मिट्रल वॉल का H8 है। मैं आपको बता दूं, पहला मेरा 2003-04 में एक रिद्धि नाम की बच्ची आई थी, जिसको ये मिट्रल वॉल की स्टेनोसिस थी, बल्कि प्रीनेटल थी। देयर वाज साइनोसिस, उसकी जीभ बिल्कुल नीली रहती थी और बिल्कुल सांस नहीं ले पाती थी। उस समय वो बच्ची बहुत छोटी थी, सर्जरी हमने में थी, और उसको आज भी वो लखनऊ में जीवित है। और पूरी, सर आप विजिबल नहीं हो रहे हैं सर, थोड़ा सा। अच्छा, ये लोग डिमांड भी कर रहे हैं। Now I'm No sir, not still still not there sir. may be some network You problem, are not visible. लेकिन मेरी आवाज तो आ रही होगी। हाँ सर, आ रही है। अब आप देखिए कि इन छोटी उंगलियों का कमाल, कि पूरी हार्ट का जितने भी 4 चैम्बर्स के रेगुलेटर्स हैं, यानी रेगुलेटर्स मैं वॉल्व को कहता हूं, अगर वो लूज हो जाएंगे, अगर उनका जो है रिगर्जिटेशन हुआ, यानी उनकी मसल्स या कैल्सिफिकेशन हो गया एट द रूट ऑफ, तो व्हाट विल हैपन? देयर विल बी डिस्टर्बेंस ऑफ द रिदम, it may be arrhythmia. We can find out the pulse rate and the cardiac force that can be assessed by even the pulse. So यहाँ पर आपने देखा कि conduction system, that is the part of the neuroheart, tricuspid and mitral valve. These are the controller of the circulation part. Pulmonary valve, aortic valve, and again this cardiac plexus is having the connection of the vagus ramification, as you told, phrenic nerve or pura ka pura. This is wonderful. And this serous membrane point, that is the pericardium, H8. This is the triple layer. If myocardial infarction is there, we can notice it, or by putting pressure on it, we can know early diagnosis, very early diagnosis. Mostly left ventricle hypertrophy is treated. और ejection fraction, मैं इस तरीके से सोचता हूँ कि आपने किसी भी 3 को एम्प्लॉय किया सुबह 9 से 5 बजे तक। मान लीजिए पेंटर है, एक का आउटपुट बहुत अच्छा है और दूसरे का खराब है, काम नहीं कर पाता, आप नाराज होते हैं और एक को इंसेंटिव देते हैं और तीसरे को कहते हैं तुम कल से मत आना। तो मैं यही कहता हूं कि कार्डियक आउटपुट तब होगा जबकि इफिशिएंसी उसकी होगी। अगर हार्ट का इजेक्शन फ्रैक्शन अगर 50 से बिलो है तो कितना ही आप इंसेंटिव दे दीजिए, गधे को घोड़ा नहीं बनाया। हार्ट, आपने आज बहुत अच्छी बातें बताई कि जिस तरीके से नेचर में सारे क्रीचर्स हैं, हार्ट भी हमारा उसी तरीके से है, दैट फॉलोज द रिदम। वो इतना मजबूत है कछुए की तरह, लेकिन आपको अपनी ब्रेडिकार्डिया और टैकीकार्डिया, यानी आपको अपने मानसिक संतुलन को बनाना होगा। दिल से दिमाग का तरन्नुम ना हुआ तो फिर कुछ भी संभव नहीं। और स्पाइन, इसलिए सारे पॉइंट्स, बहुत सी ऐसी चीजें हैं। और थोरेसिक के D1 से लेके D5 तक, क्यों? क्योंकि बिकॉज D1 D2 पे पूरे लंग्स की कनेक्टिविटी है और 4-5 पे हार्ट के है, अपार्ट फ्रॉम दी अदर पॉइंट्स। और पूरा का पूरा खेमका जी ने वेगस के एक चाहे वो
रीनल कनेक्टिविटी हो चाहे हेपेटिक हो, सारे के सारे पॉइंट अपनी ट्रेटाइज 4 और 5 की, और उसको हम लोगों ने 10 ओरिजिन में कन्वर्ट करके बड़ा सिंपल दे दिया कि अगर जैसे मैं एक बात, आपने टेम्परेचर की बात की थी, प्रेशर की बात की थी, और तीसरा मॉइस्चर की, जैसे हम लोग बॉडी फ्लूइड्स के रूप में, क्योंकि सब सर्वाइवल जो है दैट डिपेंड्स अपॉन द मॉइस्चर, और इसीलिए जो सर्वाइवल इज अफेक्टेड आल्सो बाय द मॉइस्चर। मोस्ट ऑफ द केसेस में जितने भी इन्फेक्शंस होते हैं वो जल के माध्यम से होते हैं, और उनको अगर बिल्कुल समय पे और उनकी टेम्परेचर रेगुलेटेड नहीं हुआ, आप जानते हैं कि सारी दवाइयां आप जो है बहुत महत्वपूर्ण होती है कि 20 डिग्री पे रखना है, 25 पे है, अदरवाइज सब डिके और सारा उनका वो हो जाएगा। अब मैं एक बात और कहना चाह रहा हूँ अपार्ट फ्रॉम दैट, कि डेंगू के लिए और ये सब मिल के अब जो है होलिस्टिक मोड ऑफ कोविड आ रहा है। अब आप क्या करेंगे? देखिए, हाथ जो है हर वैज्ञानिक से लेके हर लेमैन तक, ये दिस इज द गिफ्ट ऑफ द गॉड, and it has, you have always many times you have mentioned that is it has the, इसमें ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसका सुपर कंप्यूटर ब्रेन और पूरा रेमिफिकेशन स्पाइनल कॉर्ड, उसके तो आप मास्टर हैं। और हाथ में जो है पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं, ट्राइपोडिक में आपके प्लेटलेट की जरूरत पड़ेगी, हमें जरूर याद कीजिए, हमारे संस्थान को जरूर याद कीजिए, क्योंकि प्लेटलेट के प्रीनेटल बोन मैरो जिसमें अफेक्टेड, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, लेकिन ड्यू टू इन्फेक्शन आपका जो है टीएलसी डीएलसी में प्लेटलेट अगर अफेक्टेड है तो केवल 8 पॉइंट्स बोथ रिंग फिंगर में लगते हैं, और वैसे ही जैसे ही ब्लड में टेम्परेचर नॉर्मल होता है तो प्लेटलेट मरना बंद हो जाते हैं, और वो अपने आप 50 से 150 लाख 24 आवर्स में, इसलिए डेंगू जो हमारी केस हिस्ट्रीज में, जो आपने कहा ना कि जब हम ट्यूमर को मेडुला के उसमें, देखिए मेडुला पे तो हम केवल ट्यूमर की बात नहीं करते, इसमें तो सारे वाइटल सेंटर्स हैं, हिकअप सेंटर है। अगर आप देखते हैं कि किसी को हिचकी आना शुरू होगी तो 24 घंटे आती रहती है, उसमें मैनेजमेंट न्यूरो का काम आता है। तो मेडलरी उस पे अगर अनकंट्रोल एनीथिंग विच इज अनकंट्रोल, जैसे शुगर है, उसका भी मेडुला का पॉइंट, डॉक्टर वॉल ने मेडुला बताई, मेडुला का पॉइंट जब बताया तो हमें मेडुला पढ़ना पड़ा, और इतनी ज्यादा पढ़ना पड़ा तो फिर उसके बाद हमने देखा कि उसी से रेस्पिरेटरी, और उसी से अनकंट्रोल ब्लड प्रेशर, उसी से अनकंट्रोल रेस्पिरेशन, उसी से अनकंट्रोल हिकअप, और उसी से अनकंट्रोल डायबिटीज, और इवन आपके जो है वोमिटिंग, जैसे कि लॉस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स ना हो जाए और फिर डेथ बेड पे ना पड़े, तो उसके भी पॉइंट्स। लेकिन हम लोग ये क्लेम नहीं कर सकते और ना ही करना ही चाहिए, क्योंकि परमात्मा ने असीम शक्ति दी है तो असीम विकार भी दिए, और ये हमारी यात्रा जानने के लिए थोड़ा बहुत कुछ जान पाए, और ये आपकी का बड़प्पन है, महानता है कि आप अपने व्यस्तम समय निकाल कर, मैं हमेशा यही कहूंगा, ये जो दोबारा आपने खेमका जी की इस परंपरा को शुरू किया, इसका सारा क्रेडिट नहीं, सारा श्रेय आपको जाता है कि आपने बार बार कहा कि अग्रवाल जी सर ये बुद्ध की क्लास होनी चाहिए, और हमारे साथियों ने आज भी मोर देन 500 तो आपके इस पे थे जूम पे, और मोर देन 600 पूरा ग्लोबल आपको सुनना है। मैं कितना ही कहूं कि ये न्यूरो हार्ट इन्होंने देखा है, सब जानते हैं, लेकिन जो आपके, और आपने इसको बिल्कुल एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के साथ बताया, मैं आपको बारंबार जो है प्रणाम करूंगा, और बारंबार आपसे चाहूंगा, यू आर वर्दी टीचर, आपके समझाने का, आपका बताने का, और हम हमेशा इस बात के अपेक्षी, जब भी आप समय देंगे। और हमारे आज मैं समझता हूं कि पूरे देश में एक्वोथेरेपिस्ट
आज आपको सुनकर बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा है। और आप कभी भी उनकी परीक्षा ले लीजिए, ये जितने भी आपने बातें बताई हैं ये सारी चीज जानते हैं। मेडुला का क्या फंक्शन है, क्या रोल है, वेगस नर्व और 12 क्रेनियल नर्व का हमारी किताबों में, क्योंकि हमारी किताब कुछ नहीं, ये सारा का सारा फिजियोलॉजी एनाटॉमी से लेके कोरिलेट किया है चाइनीज सिस्टम से, इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर से और आयुर्वेद से। आयुर्वेद में तो सीन है, दैट इज द मदर नेचर एंड हैविंग ऑल दिस सिस्टम्स। जो आपने मुक्तावटी और मधुनाशिनी की, वो हमारा नेचुरल केमिकल्स है, नेचुरल। और ये जितने भी आपने मुझे जो है पेरिफेरल न्यूरोपैथी के लिए गैबारॉन दिया है, ये सुपर डुपर केमिकल है, दैट इज सुपर डुपर केमिकल मेड आउट ऑफ सो मेनी केमिकल्स। लेकिन इंटीग्रेटिव ये है, न मैं ब्रह्मा हूं न मैं भगवान हूं, उसी तरीके से मनुष्य हूं, सारी बीमारियां। और लोग कहते हैं कि आपके पास बीमारी आने से लोगों को बड़ा फायदा, एक्यूप्रेशर इज इंटरेस्ट। जितनी बीमारी आती है उतने प्रोटोकॉल नए नए आते हैं। मैंने आपसे कहा था कि मेरी पेरिफेरल नर्व का, न्यूरोपैथी का आप इटियोलॉजी बताएंगे, आपने कहा ये इट इज ए बिग सब्जेक्ट एंड यू विल टेक। ये मैं आपको बता दूं, 15 वर्ष पहले मुझे अटैक हुआ था, रात के 11-12 बजे अनकंट्रोल्ड हुआ था। उसी दिन से हाथ में ये धीरे धीरे नमनेस आना शुरू, और ये कोविड के उसमें पैर में भी हुई। किसी भी तरह मेंटेन करके चले, और हम सब मिलकर, चाहे वो देखिए रामदेव जी को का मैं बहुत सम्मान करता हूं, क्योंकि मैंने उनके सारी दवाइयों को बहुत स्टडी किया है। और कॉन्स्टिपेशन 90% लोगों को मैं खुले मन से कह रहा हूं कि दिव्य चूर्ण पे लेने पे, बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज और डॉक्टर्स ने कहा कि हमारी जितनी भी दवाइयां हैं उसकी तुलना में ये बहुत सस्ती और सो इफेक्टिव कि जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। तो जब आपने इस खुले मन से मुक्तावटी के लिए कहा, आप प्रयोगवादी हैं, आप उदारवादी हैं और मानववादी हैं, तो आपके लिए बाकी किसी चीज का कोई महत्व नहीं। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप जो है क्रिटिकल हैं और मतलब क्रिटिसिज्म करते हैं इसकी एलोपैथी की, ऐसा नहीं। गुणों को ध्यान में रख के और जिस प्रकार से आप कर रहे हैं, हमें बार बार आपसे अपेक्षाएं हैं, अनुरोध है, निवेदन है कि आप अपना समय ऐसे ही बहुमूल्य देते रहें। और ये जो आपने अभी पीपीटी दी है, इसकी चर्निंग हम लोग अगले 5-6 बुध में करेंगे, और उनको अनेक एंगल से बड़ा सिंपल कि चलते फिरते, देखिए मैं ये आप अगर देख रहा हो तो ये कलाई जो है, जब भी कोई इमरजेंसी हो तो दिस इज, देखिए ईश्वर ने जितने राउंड शेप दिए हैं, चाहे नॉस्ट्रिल है, चाहे आंख है, और चाहे आपका मलद्वार है, और चाहे मुख द्वार, इसमें सारे ये जो कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन होता है, चाहे मलद्वार में हो चाहे ओंठ में, ये सारे के सारे ब्रेन से कनेक्टेड और न्यूरो से कनेक्टेड है। अगर आप पाइल्स का इलाज करना चाहेंगे तो हमें ट्राइपॉडिक करना पड़ेगा। ये लार्ज इंटेस्टाइन के लास्ट पार्ट का, एनल कनाल के और एनस के नहीं, रेक्टम, एनस और रेक्टम कनाल प्लस उसकी जो लंबोसेक्रल से कनेक्टिविटी, दैट वी हैव टू सी। और अनलेस अनटिल, जब तक हम ट्राइपॉडिक यानी उस नर्व सिस्टम को और इसके स्ट्रक्चर को, जो कि हेमराइड हो गया, क्यों? क्योंकि क्लबिंग हो गई, पूरी वेंस प्रेशर हुआ, फट गई, और खून तो आप जानते हैं कैसे जमता है, और वो पाइल्स का मतलब कलेक्टेड, एक के ऊपर एक परत जम के हेमराइड बन गई। सर्जरी कराते रहिए, लेकिन बिना सर्जरी, हमें तो आप ऐसे ही ज्ञान देते रहे, आपकी सर्जरी विदाउट नाइफ आपको समर्पित है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभार। और मेरे पास शब्द नहीं है, क्योंकि मैंने आपको सदैव देखा है, आप इतने व्यस्त हैं कि आपसे सारी दुनिया, सारी मेडिकल फ्रेटर्निटी भी और पब्लिक भी, पब्लिक का मतलब नहीं, पड़ोसी भी, क्योंकि आपके ज्ञान, आपके वैभव से सभी, मैं ये कहूंगा अच्छा नहीं लगता कि ईर्ष्या करते हैं।
हम भी ईर्ष्या करते हैं कि कभी तो हमें समय मिले आपसे। और ये ईर्ष्या जो है, ईश्वर आपको ईश और आशीष देगा। जितना आपको परेशान करेंगे, आपने अपने भाइयों की जान बचाई है, अपने परिवार के लोगों की, और कोविड में लिपट कर आलिंगन करके मुंह से मुंह का रेस्पिरेशन, तो मैं ये नहीं कह सकता कि आप वजर में, लेकिन ईश्वर आपका अच्छा है। There some participants are raising hand to ask some questions, sir. हाँ सर, प्लीज प्लीज। We should give them time to. यस यस। You have any question, just ask. हाँ, जिनको भी सवाल पूछना हो डॉक्टर प्रकाश खेतान साहब से, वो रीनेम अपना हैंड रेज करें। वर्षा प्रजापति जी, अनम्यूट कर लीजिए। Question है? राजकुमार जी, Is there any question? हेमराज जी, अनम्यूट कर लीजिए। आप लोग ऑडियो वीडियो ओपन रखिएगा। सर प्रणाम सर। हाँ सर अग्रवाल सर से मेरा मुझे जानकारी चाहिए। मेरी वाइफ का सर राइट ब्रेस्ट में नोड है, जहां बच्चा दूध पीता है उसके ठीक बैक साइड में वो नोड पता लगता है। तो उसके लिए सर मैं ट्रीटमेंट चाहता था। जी सर मैं, आवाज मेरी आ रही है? सर आ रहे हैं। आज एक बेंगलोर की लेडी को टेनिस बॉल की तरह ब्रेस्ट में जो है बहुत बड़ा ग्रोथ थी, उसका जी। ट्रीटमेंट हुआ, लेकिन उसे एक्सिलरी नोड से कनेक्टिविटी होने के कारण, तो ऐसे आप ना करें। हेल्प एंड हेल्थ आपके लिए है, आप अपना सारा केस भेज दीजिए, हम आपको समय देके ट्रीटमेंट बताएंगे। सर, लेक्चर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो सर? हाँ, यही मैं कहना चाह रहा था। हाँ, आज जो है फॉरगेट जेपी अग्रवाल, क्योंकि बड़ा मौका है, हमें अवसर है फिर मैं निकलूंगा सर। खेतान सर से आप लोग अपनी बात, अपनी जिज्ञासाओं का समन्वय। ठीक है, थैंक यू सर। एनीबॉडी? हेमराज जी, आप क्वेश्चन पूछिएगा। नमस्ते सर, थैंक्स फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी। मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ सर, मेरा डॉक्टर जी से एक क्वेश्चन है कि हार्ट में एक बार सपोज कुछ ब्लॉकेज के टाइम में एंजियोप्लास्टी या बाईपास करते हैं, सपोज आई एम टेकिंग द एग्जांपल ऑफ एंजियोप्लास्टी, तो उसमें जो स्टेंट डाला जाता है, राइट, और उसके बाद में भी रिस्टोनोसिस जैसे कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं फ्यूचर में, तो यदि वो स्टेंट निकालना रहेगा तो उसके लिए कुछ फैसिलिटी अभी मॉडर्न साइंस में अवेलेबल है क्या, और नेचुरल तरीके से पेशेंट को आगे का लाइफ बिताना रहेगा और स्टेंट के बिना बिताना रहेगा, क्योंकि स्टेंट डालने के बाद में मेडिसिन लेना फिर कंपलसरी हो जाता है। सो इफ पेशेंट्स वांट्स टू अवॉइड ऑल दिस थिंग्स एंड लिव द नेचुरल लाइफ विद प्रॉपर डाइट, देन व्हाट इज द सॉल्यूशन फॉर दैट? There is a huge chance of re-stenosis in the stent. Nowadays, we are lots of technique to dissolve the that deposited cholesterol or stenosis with a balloon. We have a technique of balloon catheter, by which we will also take out the stenosis also. We can in situ dissolve it, and sometimes we can change it also. But these are very medicated nowadays. Modern stents are coming, and there is less chance of reblockage. If it is blocking, then we have surgical treatment to reopen, re-clearance of the pathway. Right now we have possible. वो फोन दे दो, फोन दे दो, फोन। वर्षा जी, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही। अनिल जी, नेक्स्ट हाँ केस। सर, जी सर, नमस्ते। हेलो। हाँ बोलिए वर्षा जी। सर
सर मुझे ये पूछना था, मुझे स्पाइन में प्रॉब्लम है। मैंने आपका ट्रीटमेंट भी लिया है इलाहाबाद में, जीवन ज्योति में जब आप थे। तो बहुत पहले मुझे L5S1 का स्लिप डिस्क था जो अभी भी ठीक नहीं हुआ है। उसके बाद मुझे सर्वाइकल में 3 जगह पे है, C3, C4, C4, C5 और C5, C6 में बोले बहुत ज्यादा वो एक्सट्रोवर्टेड हो। तो क्या इन सब की वजह से भी हार्ट में कोई प्रॉब्लम आ सकती है? हाँ बिल्कुल आ सकती। क्योंकि मुझे पहले नहीं होता था, बट अभी कभी कभी होता है। लेफ्ट साइड मुझे हाफ चेस्ट और बैक लेके मेरे लेफ्ट हैंड में अचानक से बहुत पेन होने लगता है। तो हालांकि मेरी मौसी भी हैं और मैंने थोड़ा बहुत जानने की कोशिश की है एक्यूप्रेशर के बारे में, तो जो हो पाता है उसके थ्रू मैं ट्रीटमेंट करती हूँ, उससे आराम मिल जाता है। पर मुझे यही जानना था कि इसके लिए मुझे मतलब एक बेटर लिविंग में कैसे जी सकती हूँ इन सब के साथ में। Only with the lifestyle modifications like some exercises, physical exercises, इन सबको करके, है ना। और आपको ये देखना है कि जो सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी होती है अगर लेफ्ट साइड में है तो इट इज वेरी सिमिलर विद द चेस्ट पेन। ओके। 99% केस में वो हार्ट अटैक या चेस्ट पेन नहीं होता, सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी होती है। आपके केस में इट इज ए सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी एंड ये तो आप फिजियोथेरेपी वगैरह से ठीक कर सकती हैं। एंड सिंस यू हैव अदर इशू, ट्राई टू टेक मेडिसिन एज लेस एज पॉसिबल। ठीक है सर, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। रविंद्र जी आप अनम्यूट करिए। Namaste sir, good evening. Sir, I am Ravindra from Bangalore. First of all, Sir. hearty congratulations for the very mature class. We have enjoyed the session. Sir, I got one question that is regarding IVD, inferior vena cava dilation, and diastolic dysfunction and pulmonary hypertension. Are they interrelated or separately it can happen? Yes, sir. Can you please throw some light on? These are interrelated, sir. The all things are Interconnected. Definitely. Sir, can you please throw some light on IVD, sir? Inferior vena cava dilation. What happens if it happens? Sir, IVD. IVD. Hello. Sir, I'm not getting your voice clearly, sir. Just ask your question, pinpoint question. Okay. It should be very clear, sir. At what topic I have to answer it. Just tell me, sir. म्यूटेड है रविंद्र जी और वर्षा जी का ओपन है सर। जी डॉक्टर संपत जी सवाल पूछें। सर नमस्ते सर, मैं सरिता अग्रवाल बोल रही हूँ, उनकी वाइफ। सर मुझे पूछना था कि सर 2015 में मेरे हस्बैंड को प्रॉब्लम हुआ था, तो हमने डॉक्टर को दिखाया, तो डॉक्टर ने बोला कि उनके एक नर्व वो बचपन से बढ़ गई है और वो जो मेन नर्व होती है उसको क्रॉस कर गई, तो उनको ये प्रॉब्लम हुआ। तो उन्होंने क्या किया कि उस नर्व को जला दिया 98%, तो वो ठीक हो गए अभी। लेकिन सर उनको मैंने उनके ऐसे कंडीशन हो गए कि पूरे डेथ के मैंने सिचुएशन हो गया था ऑपरेशन के बाद, लेकिन जैसे तैसे डॉक्टर ने उनको ठीक किया अभी सर। लेकिन उनका ना T3, 4, 5 के एरिया में पेन होता है अभी भी आजकल वो, और ना डॉक्टर को दिखाते नहीं है, वो एक्यूप्रेशर के ऊपर ही मैंने थोड़ा फेस करते हैं, तो हम उनका ट्रीटमेंट करते रहते हैं। तो सर क्या ये मेरा पूछना था कि क्या ये नर्व फिर से बढ़ सकती है या उसका क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए, मुझे थोड़ा ये पूछना था। Madam, एलोपैथ में ना we are giving some medicines related to the nerve. If you are getting a radicular pain or pain with tingling and numbness, or in particular dermatome में अगर पेन है
तो हम लोग उसके लिए दवा देते हैं, और दवा से बेनिफिट मिलेगा तो you can simultaneously take the allopathic medicine and acupressure also. Okay, sir. Thank you. Doctor, good evening. My name is Satwan Singh. I'm speaking from Mumbai. Okay, sir. Welcome. I have a question regarding my wife. She's a arrhythmia patient, and she takes a medicine Cardoron X. Her cardiologist has given. Yes. Now this medicine has a lot of side effects with respect to lungs being tachycardia, congestive heart failure, elevation of liver enzyme, thyroid glands, etc. Now she has also other problem, which is palpitation, lot of worry, sore throat. Recently she got her father got expired on 30th April. So insomnia and hypothyroid. So now the second part is related to Shri Agarwal ji also. I tried the points for heart fire blazing and stomach iron deficiency point, and she could not sleep and I had to take it out. Now I have two questions. What should we continue with Cordoron because there are a lot of side effects? No, sir. In spite of lots of side effects, Cardoron should not be stopped for a single day. Okay. It should not be stopped. Don't experiment on Cardoron. It is a very life-saving drug. It is controlling the arrhythmias in a very nice way. And I know it has certain limitations, but you don't have to stop it for single days. If you are taking acupressure points, other treatment, you continue along with it, but you should not stop it for a single dose. No, my only question is that her sore throat, palpitation, belching, insomnia, and she developed hypothyroid also because of that. This is not related to the Cardoron. It is a different issue, different thing. It should be differently treated. Okay. Now my question is to Agarwal ji, sir. I applied these magnets for heart fire blazing and stomach iron deficiency. Yes, sir. I tell you. Haan, sir. Sir, I cannot hear you. Hello. Now am I audible? Yes, sir. You are audible, sir. देखिए मैं बता दूं हाँ जी कि आप CME में देखेंगे सारे के सारे symptoms heart के. Okay. Sore throat, you can't believe it. Sore throat. Yeah. And everything, whatever you have given, everything. But we have to connect the collective treatment should be given in respect of the heart, lungs, and liver. Meaning thereby, both SF and IF are joined, 4-5 sedate, 3-6 tone. Both SF and IF. And moreover, both SF, both right thumb, fifth spiral, all 10 points. Both right thumb, fifth spiral. Even only 4-5 sedate, 3-6 tone will be enough. No problem. On fifth spiral, 4-5 sedate, yes. 3 okay. और connectivity to this, ये जितना भी इनको tachycardia वगैरह हो रहा है, इसके लिए left ring finger में, left ring finger, 6, 7, 8 spiral में 2, 4, 5 6, 7, 8 spiral, 3, 6 tone, 4, 5 sedate. 2, 4, 5 sedate, 3, 7. अच्छा. This is the 2, 4, 5 sedate, 3, 6 tone. 3, 7 2. मैं बता दूं इसका लॉजिक क्या है कि आपका थोरेसिक और सर्वाइकल से कनेक्ट कर रहा है और ये हार्ट को डायरेक्ट जो है इसका पैरासिम्पैथेटिक इसका जो है ट्रीटमेंट होगा. लिवर मॉर्बिडर ये सारी चीज करके नींद भी आएगी और बहुत सी चीज. थैंक यू सर. जैसे भी होगा हेल्प में यू कैन कॉन्टेक्ट अस और अदरवाइज. ठीक है सर. नमस्कार. थैंक यू सर. थैंक यू सर. थैंक यू. हाँ, मेडिसिन जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया है, you should continue despite of the all. You should not compromise. You should not. Sir, should I take your permission to? हाँ, मैंने बहुत बहुत धन्यवाद सर. मतलब पुनः एक बार आपका आभार व्यक्त करते हुए.
पुनः मिलने की उम्मीद के साथ धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर प्रकाश खेतान सर और आदरणीय अग्रवाल सर आज के सुंदर सेशन के लिए। और सभी आशा है सभी थेरेपिस्ट को यह आज का जो सब्जेक्ट था कोरिलेशन ऑफ द हार्ट टू द स्पाइन, तो आप सबके लिए यूजफुल रहा होगा। और पुस्तक परिचय श्रृंखला में आज केस मैनुअल है, केस मैनुअल उसकी स्क्रीन शेयरिंग आपसे कर रहा हूं, वो आप देख सकते हैं। ये केस मैनुअल TCM पर बेस्ड है और आदरणीय खेमका सर द्वारा जो भी ट्रीटमेंट दिया गया है सक्सेसफुल और सॉल्व केसेस इसमें शामिल हैं और सबका टॉपिक लिखा हुआ है। जैसे केस मैनुअल 1 है वो स्पाइनल डिसऑर्डर पे है, स्पाइन से रिलेटेड सारी बीमारियों का इलाज इसमें है। केस मैनुअल 3 भी उसी पे बेस्ड है। केस मैनुअल 2 स्पाइन डिसऑर्डर पर बेस्ड है और केस मैनुअल 6 डाइजेशन एंड किडनी यूबी रिलेटेड डिसऑर्डर पे। केस मैनुअल 5 स्पाइनल डिसऑर्डर और इंडाइजेशन और केस मैनुअल 4 केसेस रिलेटेड टू स्पाइन डिसऑर्डर्स। केस मैनुअल 7 लेटेस्ट आया है जो ज्वाइंट रिलेटेड डिसऑर्डर पे बेस्ड है। तो इस तरह से ये सारे केस मैनुअल्स काफी महत्वपूर्ण हैं और सभी में केस हिस्ट्री है जो आपके लिए उपयोगी होगी। ऐसा ही कोई पेशेंट आता है तो उसमें आप ट्रीटमेंट दे सकते हो। सारे केस मैनुअल्स में केसेस के डिटेल के साथ साथ उनकी लोकेशन भी प्रोवाइड की गई है, तो आप उस पॉइंट्स को लगा सकते हैं। TCM पे बेस्ड केस मैनुअल 1 से 7 आपने देखा। और ये सब किताबें जहां आप हैं वहां पे आपके शहर में मौजूद है। यदि वहां नहीं होगी कोऑर्डिनेटर के पास तो आप जो है प्रयागराज संस्थान से सीधे यह किताबें प्राप्त कर सकते हैं। तो आप सभी जुड़े, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले बुधवार फिर किसी नए सब्जेक्ट के साथ फिर मिलेंगे। आप सभी को नमस्कार।